ब्रिक्स कहाँ हुआ था लास्ट ईयर 2024? ये क्वेश्चन भी आ रखा था उसमें जम्मू कश्मीर के पेपर में। कंट्री पूछी हुई थी कि कौन सी होस्ट कंट्री थी, और इस साल होस्ट कंट्रीज ब्राजील बेलिम में हो रहा है ना। ठीक है, ठीक है, ऑनलाइन, ठीक है, ठीक है, ओके। तो कल हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, दैट इज कि महाकुंभ में 50 टाइम्स स्पीड से क्लिनजिंग हो रही है। किसकी वजह से हो रही है? बैक्टीरियोफाज। ठीक है मैम, गुड आफ्टरनून। हैव क्वेश्चन, हाउ मेनी सप्लीमेंट्री? हरप्रीत, फाइव सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। हाँ जी, ठीक है, ऑनलाइन, ठीक है। बैक्टीरियोफाज। अच्छा, एक मिस्टेक थी आपके करंट अफेयर में। आई थिंक लास्ट क्लास जब हुई थी फ्राइडे को, और 239 AA आर्टिकल पढ़ा था एक। किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था? नहीं याद? दिल्ली सीएम। तो जो दिल्ली यूटी है उसको हम एनसीटी भी बोलते हैं। तो वो सारी अमेंडमेंट जो हुई थी दैट वाज एज पर द 69th। यस, उसमें 66 लिखा हुआ था, तो वो मैंने कर दिया है करेक्शन। पीडीएफ में आपको करेक्ट ही मिलेगा। चलो जी, स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। हाँ जी, ऑनलाइन जो 239AA और 239AB दोनों आर्टिकल्स को ऐड करा गया है एज पर 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991। आपके पीडीएफ में करवा दिया है मैंने करेक्ट को। ओके, तो आज के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। अगेन, एक आर्टिकल आपने बोला था कि वो मीटिंग हुई थी, ट्रंप की स्टेटमेंट गई थी टुवर्ड यूक्रेन रिगार्डिंग द मिनरल्स। आपने पढ़ रखा है ये, पर फिर भी हम गो थ्रू कर लेंगे एक बार। आपको पता है ना क्रिटिकल मिनरल्स क्या हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स क्या हैं? कोई ऐसा जिसको अभी भी आइडिया ना हो? नहीं है? चलो एक बार कर लेंगे रिवाइज, इसको फाइनल टचअप दे लेंगे। और यही बताया है कि कौन कौन से क्रिटिकल मिनरल्स यूक्रेन में लोकेटेड हैं। हुआ ये था कि ट्रंप साहब कहते हैं कि यूक्रेन वॉर वाली जोन बन रखी है। किसके साथ कॉन्फ्लिक्ट है? तो रशिया के साथ है। और इस टाइम पे आप क्लीन एनर्जी के लिए इन मिनरल्स का यूज नहीं कर सकते। पर क्वेश्चन ये उठता है, यूएस क्यों बोल रहा था ये? क्योंकि यूएस चाहता है मैंने इतना मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करा है, अब मुझे भी बदले में कुछ मिले। तो मतलब एक पॉलिटिकल स्टंट था, पर हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे। इसके अलावा आपने क्वांटम चिप के बारे में सुना होगा, मजोराना। मजोराना 1 माइक्रोसॉफ्ट ने अनवील किया है, एक वर्ल्ड का फास्टेस्ट क्वांटम चिप। अब ये जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है इसको हम लेके जा रहे हैं कि जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं हमारी लाइफ के अंदर, जैसे एक है सबसे बड़ी, दैट इज प्लास्टिक का डिग्रेडेशन कैसे करें। बीमारियों से रिलेटेड जो स्पेशली जेनेटिक बीमारियां होती हैं उनको कैसे क्योर किया जा सके। तो उस फील्ड में भी हम एआई ड्रिवन और साथ में क्वांटम टेक का यूज करेंगे। मतलब मेन फोकस अब रहेगा जो रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स इमर्ज करती हैं उनके ऊपर। सेकेंड आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट, जो सुसाइड रेट है वो इंडिया के अंदर डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे एक कंपैरेटिव स्टडी दे रखी है। डायरेक्ट स्टेटमेंट्स आपके यूपीएससी एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्टेट एग्जाम में ये चीज नहीं आती क्योंकि डेटा ड्रिवन है। लेंसेट की स्टडी है। लेंसेट आपने सुना होगा, बार बार आती है स्टडी। जैसे एक आज आ रखी है कि जो पेरेंट्स होते हैं जिनके एक या एक से ज्यादा बच्चे होते हैं वो बायस हो जाते हैं एक बच्चे की तरफ। तो एक स्टडी में ये अनवील किया गया। पता नहीं होता है ऐसे कि नहीं, बाकी अपने अपने देख लेना अपने एंड से, पर वो स्टडी के हिसाब से ऐसा होता है। फेवरेटिज्म पेरेंट्स भी शो कर देते हैं। वो मे बी जेंडर के बेसिस पे हो सकता है, वो मे बी न्यूट्रिशन के बेसिस पे हो सकता है, मे बी वो एक बच्चा पढ़ने में अच्छा है दूसरा नहीं है उतना, उस बेसिस पे हो सकता है। मतलब होता है ये उनके हिसाब से, एज अमेरिकन स्टडी है तो उन्होंने यस करी है। और डॉक्टर साहब बताएंगे कि होता है ऐसे, लगता है आपको? ठीक है, तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ही देखे गए उसमें भी। और एट द कंक्लूजन दे मेंशन्ड कि होता है ऐसे। ठीक है, पर अब लड़ने मत लग जाना घर में। ओके, नेक्स्ट है अबाउट एलएनजी रिपोर्ट, लिक्विफाइड नेचुरल गैस कॉम्पोजिशन। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और थोड़ी सी नाइट्रोजन भी डली होती है उसके अंदर। सबसे ज्यादा जो कॉम्पोजिशन 95% रहती है वो मीथेन की रहती है। अब ये जो एलएनजी है सबसे पहले हम इंपोर्ट कर रहे थे फ्रॉम यूएई। सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट हमने करे एलएनजी है वो यूएई से करे, पर अब यूएस ने एक डाटा दिया कि हम फर्स्ट रैंक पे आ चुके हैं। मतलब सबसे ज्यादा एलएनजी अब हम कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं? फ्रॉम यूएस। तो ये इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट बन सकता है आपके लिए। अब फर्स्ट जो कंट्री आ चुकी है इंडिया जिसे इंपोर्ट कर रहा है सबसे ज्यादा, दैट इज
यूएस। इसके अलावा ये वाला जो आर्टिकल है अगेन रेयर अर्थ मिनरल के ऊपर फोकस किया है और क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर फोकस किया है। पिछले 2 साल से कॉन्टिन्यूसली कटिंग एज टेक्नोलॉजी मेंस के पेपर में पूछे जा रहे हैं। क्रिटिकल मिनरल, मेजर मिनरल, माइनर मिनरल्स, आपके रेयर अर्थ मिनरल्स, इनको लेके भी डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। चलो इसी बात पे अब इतना लंबा बोल दिया। मेजर मिनरल कल ऐड हुए थे तो कौन कौन से थे? वो 4 थे टोटल, नाम बताओ। ओके ओके, आराम से। क्वार्ट्स किसने बोला? ठीक है, गुड। बेराइट, यस नैन्सी। मेका, यस, एक बच गया। फेल्सपर, ठीक है। तो ये पहले क्या थे? माइनर मिनरल। अब ये किसमें ऐड करे गए हैं? मेजर मिनरल। स्टेटमेंट देखने को मिल सकती है कि क्रिटिकल मिनरल बना रही हैं, बट आंसर विल बी नो, ये मेजर मिनरल में है। अब इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी के लिए, पर क्या है, हमारे पास अवेलेबिलिटी है, इसी वजह से हमने इसको क्रिटिकल में ऐड नहीं किया है। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, याद रखना उसको। इसके अलावा एक है गल्फ ऑफ टोंकिन। तो ये गल्फ ऑफ टोंकिन जब हम पढ़ेंगे तो आप देखोगे इसका चाइनीज नाम भी बताया होगा, वियतनामीज नाम भी बताया होगा। आपने तो इंग्लिश वाला ही याद रखना है। चाइना क्लेम करता है जस्ट बिकॉज साउथ चाइना सी का पानी इस गल्फ के अंदर आता है तो इट बिलोंग्स टू चाइना। और चाइना की एक मूवी देख रही थी मैं परसों, तो एयरफोर्स के ऊपर थी, तो उन्होंने ये चीज मेंशन भी करी, जहां पे भी चाइना वर्ड आ जाए वो सारा चाइना का है। ठीक है, तो उनकी है ये आइडियोलॉजी कि जहां पे भी चाइना वर्ड लिखा है वो सारा बिलोंग किसको करेगा? चाइना को। तो अभी रिसेंटली वियतनाम की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने अपना एक नया मैप पब्लिश किया और उसमें गल्फ ऑफ टोंकिन को दिखाया कि इट बिलोंग्स टू वियतनाम, और जिसकी वजह से चाइना थोड़ा सा भड़क गया। आपको क्या देखना है? एक तो इसकी लोकेशन, एक स्ट्रेट है यहाँ पे, दैट इज हैनन स्ट्रेट। स्ट्रेट वही वाटर बॉडीज को जोड़ रहा है आपस में। यहाँ पे ये गल्फ वाला एरिया है और ये वाला आपका साउथ चाइना सी का पानी है। तो ये स्ट्रेट आपने ध्यान में रखनी है। एक आइलैंड याद रखना है, दैट इज हैनन आइलैंड, इसी के नाम पे पड़ा हुआ है, हैनन स्ट्रेट का नाम। स्ट्रेट, एक मिनट रुकना, आस्था स्ट्रेट क्या होती है? नहीं, यश, हाँ, नेचुरल वर्ड, और दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज को एक नैरो वाटर बॉडी कनेक्ट करती है आपस में। ठीक है, गुड। और इसके साथ आपने पोर्ट्स के नाम याद रखने हैं, बंदरगाह। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं हाइफा पोर्ट कहाँ पे है, तो कौन सी कंट्री आएगी? इजराइल, वेरी गुड। ठीक है, इजराइल। हाँ जी, ऑनलाइन, वेरी गुड। बेराइट की कॉम्पोजिशन क्या थी? बेरियम, बेरियम सल्फेट, वो भी याद रखना है आपने। और किसके मतलब जहां पे एक सेडिमेंट्री टाइप की दो रॉक्स के नाम लिए थे हमने, एक का नाम एल से था, एक का डी से था, सेडिमेंट्री रॉक्स थी दोनों। तो कौन से वाला, इन चारों में से कौन सा मेजर मिनरल आपको उनकी लैंड फिलिंग साइट्स पे मिलता है? इन चारों में से एक था, बाकी क्वेश्चन है कि दो सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम लिए थे कल हमने, और ये जो 4 मेजर मिनरल्स अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं, इनमें से एक ऐसा है जो उनके पास में मिलता है, लाइमस्टोन और डोलोस्टोन के पास। अब बताओ। बेराइट, यस, बेराइट वाला था। और बाकी किस रॉक से एसोसिएटेड थे? यस, इग्नियस, और कौन सी थी स्पेसिफिक? यस, वेरी गुड, पेग्मेटाइट। ठीक है, तो उसके पास मिलते हैं बाकी के 3। तो ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बन सकते हैं, इसको भी याद रखोगे आप। ओके, इसके बाद ये है आपका डोनट शेप का एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, नाम है टोकामैक। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके हरियाणा वाले पूछेंगे, एक ये वाला और एक वो वाला, क्योंकि क्वांटम टेक से कोई भी एडवांसमेंट होती है तो आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो टेक वाले पार्ट से क्वांटम वाला उठा लेते हैं। एक बार पूछ लिया था, बताइए जी बेसिक यूनिट क्या है क्वांटम टेक की, तो आंसर वॉज क्यूबिट। ठीक है, क्यूबिट, 0 1 और दोनों भी इकट्ठे यूज हो सकती हैं, वही उसकी वंडरफुल एक्टिविटी है। तो टोकामैक ये आपके फ्रांस में आपको मिलेगा, सदर्न डायरेक्शन में। और अब ट्राई किया जा रहा है जो सन के अंदर अंदर एनर्जी है उसको हम अर्थ में भी यूज कर सके। तो ये जो टोकामैक वगैरह होते हैं, जितने भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स होते हैं, उनको हम आर्टिफिशियल सन भी कहते हैं। सन नेचुरली तो एग्जिस्ट करता है, हमने अर्थ पे भी बना दिया, इसलिए आर्टिफिशियल सन बोल देते हैं इसको। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, कल क्या मिला था हमें? बुद्धा जी के हेड के रेलिक्स मिले थे, राइट? रेलिक्स थे? नहीं, कौन कौन सी रॉक थी? हाँ, मेटामॉर्फिक थी, पर कौन सी थी? कॉन्डेलाइट। वो याद रखना है, 1.4 मीटर का सिर्फ हेड ही हेड मिला था, रिंकल्स पड़े हुए थे नेक के ऊपर। पूछती हूँ लास्ट में क्वेश्चन, अभी चलो इसको देखते हैं। ये वाला जो मिला है ये ब्रास के आर्टिफैक्ट्स हैं। ठीक है, ब्रास के बन रखे हैं। ब्रास एक एलॉय होती है, एलॉय का मतलब मेटल या मेटल, मेटल या नॉन मेटल्स का मिक्सचर। बताइए ब्रास किस किस का कॉम्पोजिशन होता है?
ऑनलाइन भी आंसर करेंगे फटाफट से, वेरी गुड आंसर्स कर रहे हो, गुड। कॉपर एंड जिंक, वेरी गुड। तो याद रखना है इसको, एक ब्रॉन्ज का भी पूछते हैं आपसे, कॉपर भी। एक छोटा सा होमवर्क लिखो, आयरन के आपने ओर्स करके लाने हैं, ओर्स, बस नाम पढ़ने हैं कि आयरन की एक्सट्रैक्शन कहाँ कहाँ से आप कर सकते हो, तो लिखना ओर्स ऑफ आयरन। हाँ, जैसे हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, तो ये सारे आपने लिखने हैं, ठीक है। यस, वेरी गुड तमन्ना, ठीक है। ओर्स लिख के आने, ओर्स। अच्छा, जो क्रीम्स वगैरह होती है ना हमारी, उसमें आपने देखा होगा कैलेमाइन लिखा होता है। कैलेमाइन का मेन इंग्रेडिएंट कौन सा होता है, कौन सी मेटल होती है? किसने बोला? वेरी गुड, जिंक। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है स्टेट एग्जाम्स के अंदर, जिंक होती है कैलेमाइन के अंदर। तो जो शाइन आती है फेस के ऊपर आफ्टर अप्लाइंग क्रीम, तो दैट इज बिकॉज ऑफ जिंक, कैलेमाइन। बाकी भी होते हैं, कार्बोनेट्स वगैरह डले होते हैं, पर आपको जिंक याद रखना था अभी के लिए। ओके जी, ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। अरे चल पड़ा, ठीक है जी। मजोराना 1 के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने अनवील किया है क्वांटम चिप, वर्ल्ड का फास्टेस्ट वन, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हाँ जी हाँ जी, ऑनलाइन जिंक, यस यस। जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक तो मजोराना 1 है क्या चीज, ठीक है, तो मरिजुआना के साथ इसको कंपेयर नहीं करना, दिस इज अ क्वांटम चिप। किसने बनाई है, दैट इज सेकंड क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट। बाकी इसके थोड़े से बेसिक देख लेते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली अनवील किया अपना फास्टेस्ट क्वांटम चिप, और किस टेक्नोलॉजी के ऊपर बना है, तो टोपोलॉजिकल कोर। अभी देखते हैं क्या है ये टोपोलॉजिकल कोर, पहले थोड़े से बेसिक्स देख लो। तो काफी प्रैक्टिकल है, फास्ट है, रिलायबल चिप है ये। मेन काम क्या रहेगा, रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के ऊपर। एरर्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं कई बार, क्वांटम टेक को जब हम यूज करते हैं, चिप्स को यूज करते हैं, तो उन एरर्स को रिड्यूस करने पे फोकस किया हुआ है इस बार। तो जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं, ये इंफॉर्मेशन को डिफरेंट तरीके से प्रोसेस करते हैं अगर हम ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स के साथ देखें। जैसे आपने बाइनरी डिजिट सुन रखे होंगे, 0 एंड 1। क्यूबिट्स में भी 0 एंड 1 ही होता है, पर एक खास स्टेज आती है कि आप 0 और 1 को इकट्ठे भी यूज कर सकते हो, तो सुपर इम्पोजिशन हो जाती है। एक ये वाला है आपका, मान लो ये 0 वाला है, और एक ये है 1 वाला, इन दोनों का मिक्सचर भी हो जाएगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सुपर इम्पोजिशन। और ये क्वांटम टेक के अंदर पॉसिबल है, इस वजह से थोड़ी सी यूनिक हो जाती है। तो क्यूबिट्स होते हैं ये 0 1, यहां तक तो सेम है ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स का भी कॉन्सेप्ट। पर यहां पे जब लिख दिया कि बोथ साइमल्टेनियसली भी इनको यूज कर सकते हैं, तो दैट फिनोमिना इज नोन एज सुपर इम्पोजिशन। इसके अलावा जो क्यूबिट्स होती हैं काफी फ्रेजाइल होती हैं, और इनमें एरर आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं, सेंसिटिव होती हैं, एरर्स के चांसेस ज्यादा रहते हैं। पर ये जो अब आगे है आपका माइक्रोसॉफ्ट का मजोराना 1, इसमें एरर्स को रिड्यूस करने पे फोकस किया है। तो कौन सा नया मटेरियल यूज हुआ है, टोपो कंडक्टर्स। अभी आ रहे हैं कॉम्पोजिशन पे भी, अभी के लिए याद कर लो, टोपो कंडक्टर्स या फिर टोपोलॉजिकल सुपर कंडक्टर्स भी इनको बोला जाता है। स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबिट ये क्रिएट करते हैं, और इंफॉर्मेशन कम से कम लूज करेंगे, एररलेस मिलेंगे आपको ये। अब इसके अलावा ये वर्ड आपने याद रखना है, दैट इज मजोराना फर्मियन। ये मजोराना फर्मियन, ये तो 1937 में ही बोल दिया था कि ऐसा पार्टिकल भी एग्जिस्ट करता है। जैसे मैटर की स्टेजेस हम पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इतनी तो हमें पता होती है, पर एक चौथी स्टेज भी है, दैट इज प्लाज्मा। फिफ्थ भी है, दैट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो 5 स्टेजेस आ जाती हैं। तो उसी तरह से ये जो फर्मियन है, इट इज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ क्वांटम टेक, और इसकी एग्जिस्टेंस 1937 में एटोरे मजोराना ने बता दी थी, हु वाज साइंटिस्ट, और उन्हीं के नाम पे ये जो क्वांटम चिप माइक्रोसॉफ्ट की, उसका भी नाम रखा गया है। अब ये वाला जो कंपोनेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये किस मटेरियल की बनी होती है, तो इंडियम आर्सेनाइड और एल्यूमिनियम। ये जो चिप बनाई गई है, स्टार्टिंग में जो पिक्चर लगाई है ये वाली, ये क्वांटम चिप मजोराना 1 ही है, उसी की पिक्चर ये अनवील करी हुई है। तो इंडियम आर्सेनाइड और एल्यूमिनियम के साथ ये बनी हुई है। तो ये भी अगेन कॉम्पोजिशन है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ऑनलाइन में देख रही हूँ आपके मैसेजेस भी। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं लटकी हुई हूँ उस चेयर के ऊपर, तो डोंट माइंड। ठीक है, ओके जी। बाकी
कितने क्यूबिट्स यूज हो सकते हैं, तो अप टू मिलियंस ऑफ क्यूबिट्स। जैसे ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स में आपके बाइनरी डिजिट्स यूज होते हैं, इसमें क्यूबिट्स का यूज किया जा सकता है। और अब क्यों फोकस, किन चीजों के ऊपर फोकस किया जा रहा है, तो जो रियल वर्ल्ड के अंदर प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं उनको सॉल्व करने के ऊपर। जैसे बेटर मेडिसिन बनाई जा सके, पॉल्यूशन रिड्यूस किया जा सके, प्लास्टिक को कैसे बेटर कॉम्पोनेंट के अंदर डिग्रेड किया जा सकता है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। और ऐसे मटेरियल्स बनाए जाएंगे जो सेल्फ रिपेयर कर सकें, तो उनके ऊपर भी फोकस करेगी ये वाली क्वांटम टेक। तो इंपॉर्टेंट था, छोटा सा आर्टिकल था, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतना हमने रीड कर लिया। ठीक है, अब देखो सुनो, मैंने चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, कुछ नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट गल्फ ऑफ टोंकिन। अब गल्फ क्या होती है, देखो पेनिनसुला, इंडिया को बोलते हैं ना कि ये वाली साइड क्या है, पेनिनसुला है, मतलब तीनों साइड से वाटर से कवर्ड है, गल्फ उल्टा हो जाता है। ऐसी वाटर बॉडी जो तीन साइड से लैंड से कवर होती है, दैट इज गल्फ। बे और गल्फ में क्या डिफरेंस आएगा फिर, साइज का फर्क है। बे ऑफ बंगाल जैसे हमारी बे मतलब स्मॉल इन साइज, गल्फ इज कंपेरेटिवली बिगर इन साइज। तो गल्फ ऑफ टोंकिन, पहले तो इस मैप को ही थोड़ा सा एनालाइज करो। साइड में आपको दिख रहा होगा वियतनाम, एक रिवर भी आ रही है, रेड रिवर, ये जो ड्रेन करती है ये इसी गल्फ ऑफ टोंकिन के अंदर करती है। एक चीज हमें यहां से दिख रही है। फिर ये जो गल्फ ऑफ टोंकिन है ये एक बड़ी सी वाटर बॉडी के साथ कनेक्ट कर रही है, तो छोटी सी नैरो वाटर बॉडी के साथ कनेक्ट कर रही है। वो नैरो वाटर बॉडी आपको ध्यान में रखनी है, जिसका नाम है हैनन स्ट्रेट। और हैनन नाम का एक आइलैंड भी है यहाँ पे, नीचे की तरफ आपको दिख जाएगा। और ये जो ऊपर दिख रहा है ना लेज़ोउ पेनिनसुला, ये चाइना का है। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ आपको नॉर्थ वाली साइड में, या फिर आप बोल सकते हो नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में आपको मिलेगा इफ कंपेयर टू द गल्फ ऑफ टोंकिन। बाकी ये सारा का सारा वास्ट एरिया किसका है, साउथ चाइना सी का। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं, तो रिसेंटली हुआ क्या, वियतनाम की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने एक नया मैप रिलीज किया, और मैप में दिखा दिया कि ये जो गल्फ ऑफ टोंकिन है दैट बिलोंग्स टू वियतनाम, जबकि पानी किसका है, साउथ चाइना सी का है। तो चाइना की एज यूजुअल आइडियोलॉजी अब आपको समझ आ चुकी है कि दे क्लेम कि उनका है। अब देखो ये जो नाम है बेबू गल्फ, स्टेट एग्जाम में तो डायरेक्ट पूछेगा गल्फ ऑफ टोंकिन, पर यूपीएससी थोड़ा सा झोल कर देता है, तो याद रखना बेबू गल्फ जो है ये चाइनीज लैंग्वेज में बोलते हैं गल्फ ऑफ टोंकिन को, और जो साथ में लिखा है बैकबो गल्फ ये वियतनामीज लैंग्वेज के अंदर है। तो बेबू से याद रख लेना, बेबू है वैसे ये, बेबू से याद रख लो आप, बेबू गल्फ। और बैकबो गल्फ, बैकबो गल्फ बोलती है वियतनाम, वियतनामीज लैंग्वेज में। बाकी अगर इस गल्फ की आप शेप देखोगे तो आपको ऐसे आधे से चांद की तरह दिखेगी, क्रीसेंट शेप है। तो क्रीसेंट शेप है, शैलो है, सेमी एनक्लोज्ड वाटर बॉडी है, तीन तरफ से लैंड से घिरी हुई है, और किस पानी के साथ कनेक्टेड है, साउथ चाइना सी के साथ। और नेक्स्ट बॉर्डर्स हमने देख लिए, आपने जो मेन याद रखने हैं वो इस वाले डायग्राम के रख लेने हैं, दैट इज लेज़ोउ पेनिनसुला, चाइना वाला पार्ट, नीचे हैनन आइलैंड है, और ये आगे बस इतना याद रखना है, दैट इज मोर देन इनफ। रेड रिवर का याद रख लेना, बिकॉज ये ड्रेन करती है, ड्रेन आउट खत्म हो जाती है इस पानी के अंदर, गल्फ ऑफ टोंकिन के अंदर, ये लिखा हुआ है यहाँ पे रेड रिवर के बारे में। तो मेजर रिवराइन डिस्चार्ज है ये, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। बाकी हैनन आइलैंड हमने देख लिया, लेज़ोउ हमने देख लिया। हाँ, मेजर पोर्ट्स, बंदरगाहें कौन कौन सी हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। जैसे नदरन वियतनाम में देखोगे तो गल्फ का जो मेन पोर्ट है दैट इज हाईपोंग एंड बेन थुई। ये जो गल्फ देखी, चाइना का भी क्लेम है, वियतनामीज ने अभी शो कर दिया कि हमारा क्लेम है। तो दो पोर्ट्स आपको वियतनाम के याद रखने हैं, दैट इज हाईपोंग एंड बेन थुई, ये वियतनामीज पोर्ट है। और एक जो लिखा है बेहाई, दैट इज पखोई, दूसरा इसका नाम, ये चाइना का पोर्ट है जो कि गल्फ ऑफ टोंकिन से एसोसिएटेड है। तो ये दोनों याद रखने पड़ेंगे आपको। अब जैसे बे ऑफ बंगाल जब आप देखते हो यहाँ पे, तो ये तो बांग्लादेश के साथ भी अटैच कर रही है ना, तो बांग्लादेश भी तो अपना पोर्ट बनाएगा, वो भी हम बोलेंगे ना बे ऑफ बंगाल की ही साइड पे है। तो उसी तरह से ये जो गल्फ है, गल्फ ऑफ टोंकिन, यहाँ पे चाइना वाला मिल जाएगा, यहाँ पे ये वियतनाम के मिल जाएंगे दोनों पोर्ट्स, दैट इज हाईफोंग एंड बेन थुई। और दूसरा है बेई हाई या पखोई, ये आपका चाइना वाला आ जाएगा। समझ गए ना कैसे है चाइना का और वियतनाम का। जैसे इंडिया का और बांग्लादेश के, जितने भी बांग्लादेश के पोर्ट्स होते हैं बे ऑफ बंगाल के साथ बनाते हैं, तो वैसे ही इनका है सेम। चाइना बेशक क्लेम करता है, पर वियतनाम ने भी अपने बंदरगाह बना रखे हैं फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड एंड ऑल। ठीक है जी, गल्फ ऑफ टोंकिन ये इंपॉर्टेंट है, आते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना इनका थोड़ा सा। ओके जी, नेक्स्ट है आपका टोकामैक। टोकामैक, इसकी अगर शेप ध्यान से देखोगे आप
तो डोनट शेप इसको बोला जाता है, डोनट शेप के होते हैं। आर्टिफिशियल सन भी इसको हम बोल देते हैं। खास बात क्या है, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर जिसका नाम है टोकामैक, और कहाँ पे लोकेटेड है, सदर्न फ्रांस के अंदर। और इन्होंने क्या किया, जो फोर्थ स्टेज होती है मैटर की, कौन सी, प्लाज्मा, प्लाज्मा को होल्ड करके रखा फॉर 22 मिनट्स। अब देखो 22 मिनट्स के लिए टाइम से तो ऐसे लगेगा कि क्या 22 ही मिनट्स तो हैं, पर प्लाज्मा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जब भी पढ़ाते थे, मतलब स्कूल टाइम पे, तो ऐसे बोलते थे ना कि बीईसी, बस इतने से पॉइंट याद रख लो कि लो टेम्परेचर के ऊपर भी सुपर कंडक्टर कैसे बनाया जा सकता है। तो वो अपने बस के हैं भी नहीं, उस टेक्नोलॉजी के लिए आपको प्रॉपर पीएचडी चाहिए, वेल एस्टेब्लिश लैब्स चाहिए। तो आपने इतना याद रखना है फॉर नाउ कि प्लाज्मा को यहाँ पे मोर देन 22 मिनट्स के लिए होल्ड करके रखा गया। तो वर्ल्ड का रिकॉर्ड है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है। इसके लिए थोड़ी सी आपको न्यूक्लियर टेक का आइडिया होना चाहिए। कितनों को पता है न्यूक्लियर टेक के बारे में? हाँ जी, ऑनलाइन आप भी आंसर करो। मेरे को बस इंपॉर्टेंस बता दो, एडवांटेज बता दो, क्या एडवांटेजेस है न्यूक्लियर टेक की। एनर्जी, कैसी एनर्जी? ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी, पर क्या उसका रेलिवेंस रहेगा, क्यों पड़े हैं पीछे? काय को बना रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स? क्लीन है, इफ कंपेयर टू कोल एंड ऑल, इसके कंपैरिजन में बहुत क्लीन है, 90% मोर क्लीनर। ठीक है, और एनर्जी की डिमांड भी इंक्रीज कर रही है हमारी कंट्री के साथ, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी डिमांड इंक्रीज करेगी, ऊपर से फ्रीबीज आ जाते हैं। ठीक है, फिर कोल की सप्लाई आपको पता है, हमारे पास अच्छे क्वालिटी का कोल वैसे भी प्रेजेंट नहीं है। तो ये सारे रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से हम न्यूक्लियर टेक को एक बेटर सोर्स की तरह देखते हैं। अब इसी न्यूक्लियर टेक के अंदर दो टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, एक है न्यूक्लियर फ्यूजन और एक है न्यूक्लियर फीजन। फ्यूजन मतलब दो चीजें आपस में आके जुड़ेंगी, फ्यूज करेंगी, और फीजन मतलब ब्लास्ट करेंगी, टूटेगी, एक बड़ी सी चीज होगी वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगी। अब याद क्या रखना है कि अभी तक जो हम फंक्शन कर रहे थे अर्थ के ऊपर, प्रैक्टिस तो चल रही है कि न्यूक्लियर फ्यूजन को भी यूज करें, पर जो अभी तक चलते आ रहा है वो है आपका न्यूक्लियर फीजन। जो हमारे भी ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, कितने हैं? 7 अगर पावर प्लांट्स बोले, और रिएक्टर 24 हो चुके हैं अब। ठीक है, पहले 22 थे, अब 24 हो चुके हैं हमारे पास। तो 24 न्यूक्लियर रिएक्टर्स सारे किस पे चल रहे हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। अब जो मेन चैलेंज आता है, यस ऑनलाइन, यस गुड। अब जो मेन चैलेंज आ रखा है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन को। ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन वाली रिएक्शन होती है ये थोड़ी सी डेंजरस होती है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। ये वाली सन के अंदर हो रही है, स्टार्स के अंदर हो रही है, सन से इतनी एनर्जी अर्थ के ऊपर आ रही है, सोचो कितनी एनर्जी जनरेट होती होगी वहां पे। अभी हीट वेव्स आने वाली हैं थोड़े टाइम में, इस बार तो सर्दियां फील ही नहीं हुई। ठीक है, तो देखना उस टाइम पे पूरी हमें फीलिंग आएगी कि कितनी एनर्जी डेवलप होती है। तो वो एनर्जी उस टाइम पे सोचना वो न्यूक्लियर फ्यूजन वाली है, इसको समझते हैं। पर पहले न्यूक्लियर फ्यूजन देखो, यहाँ पे आपको यूरेनियम दिख रहा होगा। जब भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात चलती है तो यूरेनियम सबसे पहले दिमाग में आता है। ऑल्दो इंडिया एक्सप्लोर कर रहा है कि थोरियम को भी यूज किया जा सके, क्योंकि यूरेनियम अपने पास झारखंड वाले एरिया में है। जादूगुड़ा सुना है, एक विलेज, सुनाई थी मैंने एक दिन स्टोरी भी, फिर से सुनाऊंगी, आपको याद आ जाएगी फिर। तो यूरेनियम के हमारे पास उतने माइंस अवेलेबल नहीं है, और जो है वो काफी अबंडेंट है झारखंड के अंदर, ब्रिटिशर टाइम से चलती आ रही है वहां पे माइनिंग। और उसके बाद आग भी लगी थी उस एरिया में, जादूगुड़ा नाम का विलेज है, पर इम्पैक्ट पड़ा है वहां की कम्युनिटी के ऊपर। अब देखो कल को हमें बोल दे कोई कि आपको अपने घर गांव छोड़ने पड़ेंगे और दूसरी जगह पे शिफ्ट करना पड़ेगा बिकॉज हमें यहाँ पे माइनिंग करनी है, नहीं जाएगा कोई नहीं, इतनी एकर्स ऑफ जमीन पड़ी होती है, कौन छोड़ के जाएगा। सेम हैपेंड इन जादूगुड़ा झारखंड के अंदर, वहां पे यूरेनियम की माइनिंग करी जाती है। अब जब यूरेनियम जाता है तो ट्रक्स जाते हैं बिल्कुल ओपनली, कवर नहीं होते कुछ नहीं। फॉरेन कंट्रीज में देखोगे पूरे ऐसे कवर करके खोल के जाओ तो सही तुम, यहाँ पे उल्टा है सिस्टम। यहाँ पे ओपन ट्रक्स जा रहे होते हैं, और जो यूरेनियम के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो अर्थ पे गिरते रहते हैं, सॉइल के ऊपर गिर रहे हैं, एक टाइम पे अंडरग्राउंड वाटर के साथ मिलते हैं, टैप वाटर के साथ मिलते हैं, आपकी सॉइल के अंदर जाते हैं, वहां पे आप अनाज ग्रो करते हो, अनाज ग्रो करते हो आप उसको खाते हो, और वो आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं। अब जो बच्चे वहां पे पैदा होते हैं, या तो उनकी एट द स्पॉट डेथ हो जाती है, या अगर सरवाइव कर गए तो मेंटली रिटार्ड मिलते हैं, कोई लिम्स उनके प्रॉपरली ग्रो नहीं करते हैं, एक भी बच्चा वहां पे अब हेल्दी डेवलप नहीं कर रहा है। तो जो अगली जनरेशन जितनी भी है, पिछले 80 से 100 साल का जो माइनिंग का ये पूरा टाइम स्पैन रहा, 1947 से पहले का भी इंक्लूड कर लें, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वहां पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए। अब वहां पे बात आती है प्राइवेट सेक्टर की।
गवर्नमेंट ने सारा का सारा काम ये माइनिंग वाला दे दिया है प्राइवेट स्टेक होल्डर्स को कि आप करो अपने हिसाब से माइनिंग। अब माइनिंग चल रही है अंडरग्राउंड, और अंडरग्राउंड जब चलती है तो लैंड सब्सिडाइज कर जाती है, धस जाती है ना जमीन, तो इसकी वजह से बहुत सारे घर भी वहां पे गए। और सरकार टू बी ऑनेस्ट कुछ नहीं करना चाहती वहां के लोगों के लिए, ना तो उनको कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करी कि आप शिफ्ट ही कर लो यहाँ से। तो मतलब बहुत ऐसे दर्दनाक सी स्टोरी है उस गांव की। तो यूरेनियम के पीछे, जहां पे यूरेनियम किसके लिए डेवलप कर रहे हैं हम, किस लिए इसकी माइनिंग कर रहे हैं, फॉर द न्यूक्लियर एनर्जी, क्लीनर सोर्स हो सके, पर वहीं पे किसी के साथ अनएथिकल इश्यू से हम ट्रीट कर रहे हैं, राइट। तो दोनों पहलू होते हैं, एक तरफ डेवलपमेंट होती है, एक तरफ नेचर होता है, एक तरफ एथिक्स होते हैं, एक तरफ आपकी ह्यूमैनिटी आ जाती है। तो ये सारे कहीं ना कहीं डायलेमा में आपको डालते हैं। तो बात करते हैं अब न्यूक्लियर फ्यूजन की। फ्यूजन मतलब टूटेगी कोई चीज। तो एक टाइम पे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने यूरेनियम उठाया। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है 92 और एटॉमिक मास है 235। जब भी एटॉमिक नंबर की हम बात करते हैं तो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। याद है आपको एटम पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो जब भी एटॉमिक नंबर डिसाइड किया जाता है वो प्रोटॉन के नंबर पे होता है। यानी कि जब यूरेनियम का मैंने बोला 92 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब है कि इसके प्रोटॉन का नंबर कितना है 92। अब 92 में ऐड कर लेना जितना भी बचा, मतलब 235 माइनस 92, वो सारे आपके क्या आ जाएंगे, न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो एटॉमिक मास को दो फैक्टर डिसाइड करते हैं, वन इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो देख लेना कितना आएगा आंसर। मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रांग है। नेक्स्ट चलते हैं। हुआ कि साइंटिस्ट वेला बैठा हुआ था, उसने बोला मैं न्यूट्रॉन मारूंगा एक इस यूरेनियम के ऊपर, देखते हैं क्या हो जाएगा। पर यूरेनियम दे रहा था, एक आवाज लगा रहा था कि मत मारना, फट सकता है ये। और वही हुआ, न्यूट्रॉन, वो देखो साइड में लिखा है व्हाइट कलर का जो बना रखा है, एन लिखा है जिसके नीचे, ये न्यूट्रॉन था। अब इसको हिट किया। अब जब हिट किया तो एटॉमिक मास में एक इंक्रीज करेगा। जब ये इस न्यूट्रॉन इसमें जाएगा तो पहले 235 थे, अब कितने हो जाएंगे 236, एक ऐड हो गया। पर थोड़ी देर के बाद हुआ ब्लास्ट, और जब ब्लास्ट हुआ तो ये 236 वाला डिवाइड हो गया 5 चीजों के अंदर। तो यहां से निकला एक तो बेरियम, बेरियम का है 56, ऐड करते चलना इतना ही निकल के आएगा टोटल आंसर। एटॉमिक नंबर्स में 92 मिलेगा, एटॉमिक मास में 236 मिलेगा, आप अपने एंड से कर लो। फिर उसके बाद दूसरा जो यहाँ से कंपोनेंट निकला दैट इज क्रिप्टॉन। ठीक है, स्टेट एग्जाम में पूछा हुआ था कि जब फ्यूजन करी जाती है यूरेनियम की तो कौन से दो एलिमेंट्स निकल के आते हैं, तो एक था आपका बेरियम और दूसरा था क्रिप्टॉन, दोनों याद रखने। अब ऐड कर लेना अपने एंड से, और साथ में निकले 3 न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन की एक टेंडेंसी होती है कि ये अपने जैसे 3 और न्यूट्रॉन बना सकता है। मतलब ये जो ऊपर वाला न्यूट्रॉन है 1 2 3, वैसे ही ये वाला भी, वैसे ही नीचे वाला भी 3 बना लेगा। अब ये जो आगे के 3 बने, ये भी इनके अंदर भी सेम टेंडेंसी है कि ये भी ऐसे ही न्यूट्रॉन बना सकते हैं। मतलब ये भी 3 बना लेगा, ये भी 3 बना लेगा, ये भी 3 बना लेगा। इस तरह से ये चेन ही चलती जाती है, और इसको बोलते हैं चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन। अब इसको कंट्रोल करना सबसे ज्यादा टफ होता है। अब मेरे को वो चेरनोबिल वाला डिजास्टर भी याद आ रहा है, पर मैं उस पर अभी नहीं जाऊंगी, वो स्टोरी है। अब ये चेन रिएक्शन अगर कंट्रोल नहीं की तो आसपास की लोकेलिटी सब उड़ जाएगी अलॉन्ग विद द पावर प्लांट। ठीक है, तो ये वाली जो रिएक्शन होती है उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। और जो इंडिया के अंदर इंक्लूडिंग लॉट ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड, सारे ही अभी ज्यादातर किसको यूज कर रहे हैं टू मेक इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन वाली रिएक्शन। यूएस तो अपनी 1.5 साल की एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की कहां से निकाल रहे हैं, ओनली फ्रॉम द न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूजन पे जो बेस्ड है। पर ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं यूज कर रही है, अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है। यूएस में भी बहुत सारी लेबोरेटरीज हैं जहां पे ये न्यूक्लियर फ्यूजन को सिलेक्ट करते हैं। और इसकी खास बात ये रहती है कि हमें इसके लिए सिर्फ हाइड्रोजन चाहिए। अब देखो यूरेनियम जहां पे एनर्जी तो अच्छी दे रहा है, साफ दे रहा है, क्लीन एनर्जी दे रहा है, पर साथ में कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी दे रहा है। पर वहीं पे अगर हाइड्रोजन को यूज करेंगे तो कंपैरेटिवली साफ मिलेगी। पानी पानी अपने पास, सी लेवल इंक्रीज करे जा रहा है, बहुत सारे आइलैंड पानी के नीचे दब रहे हैं, तो पानी यूज करेंगे तो चलेगा। अब हाइड्रोजन की भी आपने सुनी होंगी 3 फॉर्म्स होती हैं। एक तो नॉर्मल आप सुनते हो H1 वाली, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन। नॉर्मल कंडीशन पे प्रोटॉन है और ऊपर एक ही प्रोटॉन है, नो न्यूट्रॉन। एक कंडीशन बनती है H1, एटॉमिक नंबर तो एक ही है पर यस, और वही वहां पे देखो ड्यूटीरियम, इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम। जब एटॉमिक मास 2 मतलब प्रोटॉन एक प्लस एक न्यूट्रॉन आ गया। और वैसे ही हाइड्रोजन एक और फॉर्म होती है, दैट इज द रेडियो एक्टिव वन हाइड्रोजन की, दैट इज ट्रीटियम। अब यहाँ पे बताओ मुझे कितने प्रोटॉन होंगे ऊपर, प्रोटॉन एक ही है, वेरी गुड। और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 2। तो सन के अंदर जो एनर्जी बनती है वो ड्यूटीरियम और ट्रीटियम से ही बनती है। ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, फ्यूज करके देखो एक बड़ा सा सब्सटेंस बना। ड्यूटीरियम था,
2 और ऊपर 3, 5 हो गए। तो मतलब यहाँ पे जो एटॉमिक मास बना होगा इस टाइम पे वो 5 होगा, और हाइड्रोजन का 1, मतलब ड्यूटेरियम का भी 1 और ये भी 1, तो कितना बना होगा लगभग एटॉमिक नंबर? 2। अब ये जो है अनस्टेबल होता है और इसी वजह से एक न्यूट्रॉन बाहर कर देता है और एक स्टेबल कंपोनेंट बन जाता है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है और गैस का नाम है हीलियम। हीलियम कैसी होती है? अनरिएक्टिव होती है, नहीं रिएक्ट करती, किसी से पंगे नहीं लेती, तभी तो पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर ना एक रेस लगी होती है कि मुझे भी कौन सी गैस बनना है, इनर्ट गैस बनना है। हेम ने अरेंज करके 0 रन उड़ाए, ये सारी है। हेम ने अरेंज करके 0 रन उड़ाए, ओ वाला छोड़ देना, ये रेडियो एक्टिव वाला आ जाता है। सारे के सारे यहीं के लिए फाइट कर रहे हैं, तो हीलियम इज वन ऑफ देम। ठीक है, तो दिस इज द न्यूक्लियर फ्यूजन। और जो टोकामैक है, अब बताओ इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन थी कि फिजन थी? फ्यूजन, वेरी गुड। ठीक है, आधे तो ऐसे हो गए कि पता नहीं कौन सी थी। चलो, तो ये सारा लिखा हुआ है यहाँ पे। अब क्या किया यहाँ पे, कैसे इस रिएक्शन को हमने सक्सेसफुल, हमने नहीं, फ्रांस ने सक्सेसफुल किया। तो बाय कीपिंग द प्लाज्मा फॉर 22 मिनट्स, कौन सी स्टेज में? हॉट चार्ज गैस। और कौन से आयन थे? तो पॉजिटिव आयन थे, साथ में फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन आपको सब जगह मिलेंगे। हल्के होते हैं तो मूव करते रहते हैं। और यूनिक प्रॉपर्टीज होती है सॉलिड, लिक्विड और गैस के साथ अगर कंपेयर करें तो काफी डिफरेंट होता है, डिस्टिंग्विश होता है। और ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन वाली रिएक्शन है ये कहाँ पे मिलती है आपको? तो सन और जो बाकी के स्टार्स हैं, सेलेस्टियल बॉडीज हमारी। सन स्टार है कि प्लेनेट है? स्टार है, ठीक है। तो टोकामैक्स जो होते हैं इनको हम आर्टिफिशियल सन भी कहते हैं। और साथ में कहाँ पे किया गया है? तो इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, जिसकी लोकेशन है फ्रांस, साउथ ऑफ फ्रांस। कमर्शियल, अब इसका मेन एम रहेगा कि थर्मल एनर्जी जो प्लाज्मा से जनरेट करी है उसी का यूज करके हम फर्दर एनर्जी बनाएंगे, ज्यादा क्लीनर सोर्स हमें देखने को मिलेंगे। और मेन फोकस करेंगे ड्यूटीरियम और ट्रिडियम के फ्यूजन पे, जो कि सन में भी हो रहा है और स्टार्स में भी हो रहा है। ठीक है, तो सेम फिनोमिना यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। अब जो फ्यूजन के अंदर एनर्जी बनेगी हमारे पास, वो मोर देन फ्यूजन रहती है, 4 टाइम्स ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर फ्यूजन में। और रेडियो एक्टिविटी भी कम मिलती है न्यूक्लियर फ्यूजन में। तो ज्यादा एडवांटेजेस हैं किसकी? ओवरऑल न्यूक्लियर फ्यूजन की हैं इफ कंपेयर टू द फ्यूजन। और इट डजंट प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव बाय प्रोडक्ट, जो मैंने आपको बता दिया, इसमें रेडियो एक्टिव बाय प्रोडक्ट्स नहीं बन के आते। जो न्यूट्रॉन बना, ये देखो यहाँ पे एक बार देख लो इसको, ये जो अलग से न्यूट्रॉन निकला था, हीलियम तो वैसे ही इनर्ट है, इस न्यूट्रॉन को एनर्जी बनाने के लिए यूज हो जाएगा, सारा तो कंज्यूम हो गया ये, तो रेडियो एक्टिविटी के लिए कोई चांस ही नहीं बचता है। ठीक है, हाँ जी ऑनलाइन आप भी बता दो क्लियर है आपको, और आप भी बताओ क्लियर लग गई स्टोरी पता टोकामैक की? तो टोकामैक क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है, डायरेक्ट क्वेश्चन। ओके, बाकी आपको पता है कोल वगैरह से, ऑयल से ज्यादा एमिशंस प्रोड्यूस होते हैं, तो वी वांट टू रिड्यूस इट, तो वही मेन फोकस है। बाकी फ्यूल सप्लाई हम चाहते हैं कि अनलिमिटेड हो, और सबसे अच्छा सोर्स है सी वाटर। पानी का लेवल वैसे ही राइज कर रहा है, हमारे ग्लेशियर जहां पे मेल्ट कर रहे हैं, यूएस बोल रहे हैं कि चलो अब आर्कटिक सर्कल में बर्फ तो पिघल ही गई है, ट्रेड रूट देखते हैं अब कि कैसे शिप्स को लेके जाएंगे, छोड़ना ही नहीं है कुछ नहीं, मतलब वही बात है। डन। टोकामैक। मजोराना 1 क्या था? क्वांटम चिप थी किसने बनाई? माइक्रोसॉफ्ट ने। और ये टोकामैक की लोकेशन? फ्रांस, वेरी गुड, याद रह गया आपको। हाँ फ्रांस। हाँ जी ऑनलाइन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है क्लियर है, यस मैम, डन। चलो जी, अब इंडिया के अंदर सुसाइड रेट हुआ है डिक्रीज। पहले तो मुझे ये बताओ क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से कोई सुसाइड कमिट करता है? आराम से एक एक बताएगा, पहले हैंड रेस करो, ऑनलाइन आप लिखेंगे। हाँ जी तमन्ना, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ऑफलाइन में तमन्ना ने बोला डिप्रेशन, नताशा ने भी बोला, तान्या ने भी बोला, गुड। नेक्स्ट बताएगी तन्वी, हो गया वो, एक ही है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड डिप्रेमेशन? वो स्टिकर आता है ना डिप्रेशन को, डिप्रेमेशन लिखता है। सोसाइटी प्रेशर, ठीक है वेरी गुड। पीयर प्रेशर भी इसमें ही ऐड कर लो, फैमिली प्रेशर, ओके यस। फाइनेंशियल, यस ठीक है। और हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जसकरण, पॉवर्टी, वेरी गुड, गरीबी से भी होती है। फार्मर्स कितनी सुसाइड कर लेते हैं कई बार। डेट आ गया, यस फाइनेंशियल उसमें आ जाएगा ये भी। हाँ, स्टडी प्रेशर भी आ जाता है, कहीं आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, कर लेते हैं बीच में सुसाइड, यस। और
कोटा का सुना होगा आपने, जोर से। ब्लैकमेलिंग, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो चल रहा है ये सारा ऑब्सीन कंटेंट को लेके भी, इस पे भी फोकस आप करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड पॉइंट। तो ठीक है, ब्लैकमेलिंग हो जाती है और एक गलत स्टेप ले लेता है इंसान। और ये और रैगिंग वाला इशू, ठीक है, ऑल दो बैन है पर आज भी चलती है, ठीक है। डाउरी वेरी इंपॉर्टेंट, यस, डाउरी, यस। और फैमिली इश्यूज भी आ जाएंगे, ड्रग्स आ सकती है। ड्रग्स में तब प्रॉब्लम आती है जब कोई ना एडिक्शन छोड़ना चाहता है और वो छूटती नहीं है, फिर होती है फ्रस्ट्रेशन। तो डी एडिक्शन के टाइम पे बहुत सारे लोग कर लेते हैं सुसाइड, बच गए तो बच गए, नहीं बचे तो डेड, ठीक है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं विच लीड टू सुसाइड। पर अब जो लेंसेट की स्टडी ने बताया है कि 30% डिक्लाइन हुआ है सुसाइड के डेथ रेट्स में फ्रॉम 1990 टू 2021 का। हाँ जी, डोमेस्टिक वायलेंस भी आ जाएगा, वेरी गुड पॉइंट, सॉरी। मेंटल प्रॉब्लम्स, ठीक है, डिजीज में आ जाएगा वो भी, हेल्थ इश्यूज, एडिक्शन, वेरी गुड, डिप्रेशन, यस, ठीक है, ठीक है, ठीक है स्वरूप। हाँ, ये भी आ जाएगा, यस। क्या नाम है, नजमीन, ठीक है, इमोशनल प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलिए जी, तो मेडिटेट किया करो सारे, ठीक है, मेंटली स्ट्रांग होने चाहिए। बाकी कुछ करो ना करो पर ईक्यू शुड बी स्ट्रांग। ईक्यू मतलब, पहले मुझे लगता था कि जब बोलते थे ना कि आईक्यू बहुत तेज है इस लड़की का, तो मैं बड़ी खुशी होती थी। पर फिर लगते हैं फटके लाइफ में, फिर यू रियलाइज कि आईक्यू तो कुछ भी नहीं है, ईक्यू होना चाहिए, इमोशनल कोशेंट। आईक्यू इज गुड, पर अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो आज के टाइम में तो फिर उस चीज का भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ईक्यू शुड बी स्ट्रांग। चलो जी, तो लैंसेट की स्टडी 1990 से लेके, हाँ जी ऑनलाइन, ठीक है, 1990 से लेके 2021 का डेटा उठाया गया और उसमें देखा कि सुसाइड रेट्स पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़े। तो सबसे पहले तो लेंसेट की स्टडी है और ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, उसका डेटा यहाँ से उठाया और उसी से एनालाइज किया कि कितने सुसाइड रेट्स देखने को मिले और कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं, फैक्टर हमने डिस्कस कर लिए जिसकी वजह से सुसाइड्स होती हैं अटेम्प्ट। तो यहाँ पे सेकंड से बताया है, 43 सेकंड्स के अंदर पूरे वर्ल्ड में एक सुसाइड होती है। रेट देख रहे हो, इंटेंसिटी 1 मिनट भी नहीं है, 43 सेकंड्स के अंदर बोला गया है, एक डेथ इन 43 सेकंड्स बिकॉज ऑफ सुसाइड। पर अभी क्या बोला गया है कि इंडिया से रिलेटेड अगर देखोगे तो देयर इज अ डिक्लाइन, जहां पे 1990 के टाइम पे अराउंड 18.9 पर लाख पॉपुलेशन में सुसाइड हो रही थी, अब जो है वो 13 पर लाख पॉपुलेशन में एक सुसाइड देखने को मिलती है इंडिया के अंदर, अगर 2021 का डेटा उठाए तो यहाँ पे पॉपुलेशन का डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम 18.9 पर लाख पॉपुलेशन से 13 पर लाख पॉपुलेशन पे। 18.9 समझ गए ना, 1 लाख पॉपुलेशन में सिर्फ 18 लोग यहाँ पे सुसाइड करते थे। अब 0.9 का क्या मतलब है, सुसाइड करी पर बच गया इंसान, तो दैट इज वो 0.9 वगैरह लगा देते हैं जब उसका कैलकुलेशन करते हैं। जैसे फर्टिलिटी रेट पढ़ते हो आप, तो क्या लिखते हैं वहां पे, 2 थोड़ी लिखा है पूरा, 2.1 का क्या मतलब है कि कई बार बच्चे की डेथ भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी बनी रहती है, तो उस वजह से लिखा होता है वो। ओके जी, ग्रेटर डिक्लाइन वाज ऑब्जर्व फॉर फीमेल्स देन मेन, तो ज्यादा ड्रॉप फीमेल्स के सुसाइड रेट में आया है कंपेयर टू मेल्स। फीमेल्स का जो डिक्लाइन हुआ है अब 1919 में जहां पे 16.8% हुआ करता था, अब 10.3 है। और मेल्स के केस में 20.9 हुआ करता था 1990 में, अब वो 15.7% हो चुका है 2021 में। सबसे ज्यादा वल्नरेबल सेक्शन कौन सा है, जहां पे सबसे ज्यादा सुसाइड रेट्स देखने को मिलते हैं, वो है एजुकेटेड वुमेन के अंदर। फैमिलीज बैलेंस नहीं हो पाती तो इस केस में प्रेशर ज्यादा पड़ता है और इस केस में फीमेल ज्यादा सुसाइड्स अटेम्प्ट करती हैं, एज पर दिस रिपोर्ट। ये 2020 का उठाया गया है जब कोविड-19 वाला टाइम आया था। एंड फैमिली प्रॉब्लम्स बीइंग द कॉमन फैक्टर, ठीक है। और इनिशिएटिव और फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर रिड्यूसिंग दैट सुसाइड रेट, ये सुसाइड रेट रिड्यूस हुआ है तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से रिड्यूस हुआ। सबसे पहले तो डीक्रिमिनलाइजेशन। अब देखो, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आपने पहले सुना होगा कि अगर आप सुसाइड अटेम्प्ट करते हो तो आपके अगेंस्ट पहले तो एफआईआर दर्ज होगी, क्योंकि आपका एक आर्टिकल है फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21 विच टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ। मतलब आपकी जान भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको हक मिला है जीने का तो जियो,
ठीक है। तो यहाँ पे मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में डीक्रिमिनलाइज कर दिया था सुसाइड को। अब भारतीय न्याय संहिता वगैरह अगर आप ओपन करोगे तो आईपीसी के अंदर एक सेक्शन था, दैट वाज सेक्शन 309, और इसके हिसाब से सुसाइड एक क्रिमिनल ऑफेंस था। तो अगर आपको पहले तो हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा अगर किसी ने सुसाइड कर रखी है, बाद में उसको पुलिस स्टेशन लेके जाया जाएगा, हाँ भाई बता आप क्यों सुसाइड की थी। ठीक है। कट तो बहुतों ने लगाए होंगे, लगाए होते थे स्कूल टाइम में, देखे होंगे आपने, एक ही ट्रेंड में सारे ऐसे ऐसे लाइन पैरेलल लाइंस लगाई होती थी। ठीक है, नहीं हमने नहीं लगाई, पर लगाई होती थी, अंदर देखा होता था। फिर पूछो किस लिए लगाया, तो फैशन चल रहा है, ये भी अलग ही फैशन था, बट चलो। तो अब बीएनएस के अंदर आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि सुसाइड जो है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। इसके अलावा नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी जो कि 2022 में लाई गई थी, इसका मेन एम था कि जो सुसाइड की वजह से डेथ्स होती हैं उनको रिड्यूस करना बाय 10% बाय 2030। ये 2030 के लिए रखा हुआ है कि 10% हम रिड्यूस करें। पर लैंसेट ने जो डाटा लिया है वो लंबे टाइमलाइन का लिया है, फ्रॉम 1990 टू 2021। उसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मेंटल हेल्थ एक्शन प्लान है 2013 टू 30। अब इन्होंने भी बोला है कि मेंटल हेल्थ अचीव करनी है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, मेंटल हेल्थ शुड बी स्ट्रांग फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसके बाद और क्या क्या इनिशिएटिव ले रखे हैं, तो आपका एक एसडीजी 3, क्या बोलता है एसडीजी नंबर 3, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो उसके अंडर एक 3.4 है। अब ये जो 1 2 3 लिखे होते हैं इसके भी फर्दर पॉइंट्स में लिखे होते हैं, तो 3.4 प्रमोट करता है मेंटल हेल्थ को, और इसको याद रख लेना, ये 3.4 के अंदर लिखा हुआ है। तो इट प्रमोट्स मेंटल हेल्थ। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर्स हैं जैसे मनोदर्पण और किरण, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम उनके साथ डिस्कस कर सकते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प करेंगे। तो मनोदर्पण एंड किरण। अच्छा ब्रेकअप वाले, हाँ ठीक ठीक ठीक। बीएनएस डजेंट हैव एनी सुसाइड रिलेटेड, हाँ जी नहीं है, अब कोई भी प्रोविजन नहीं है बीएनएस के अंदर। जो आईपीसी था इंडियन पिनल कोड, उसके अंदर था सेक्शन 309, वो आईपीसी का था, अभी नहीं है। चलो नेक्स्ट। अब आते हैं एलएनजी के ऊपर। कॉम्पोजिशन इज मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और थोड़ी सी नाइट्रोजन और थोड़ी थोड़ी गैसें सारी ऐड करी होती हैं। पर जो 95% कॉन्स्टिट्यूएंट रहेगा वो मीथेन का रहेगा, दूसरे नंबर पे इथेन, तीसरे पे प्रोपेन और चौथे पे ब्यूटेन। एलपीजी की क्या कॉम्पोजिशन है, उसमें प्रोपेन सबसे ज्यादा, ब्यूटेन, ब्यूटेन की भी आइसोब्यूटेन वाली फॉर्म होती है, और मीथेन इथेन कम क्वांटिटी में होते हैं। बाकी होती तो कंप्रेस नेचुरल गैस की भी यही है, मीथेन इथेन, पर कॉम्पोजिशन का फर्क, क्वांटिटी का फर्क पड़ जाता है, तो दैट क्रिएट्स अ डिफरेंस। खैर अभी जो आर्टिकल है वो इंडिया के एलएनजी के ऊपर है कि यूएसए से सबसे ज्यादा इंपोर्ट हमने अब किसका किया है, एलएनजी का करा है। पहले हम यूएई से कर रहे थे, बट अब रिपोर्ट जो आई 2024 का डाटा उठा के उस हिसाब से यूएस से किया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, पहले यूएई से किया करते थे, अब हमने ओवरकम करके किससे लेना शुरू कर दिया, फ्रॉम द यूएस। ओके, यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की ये डिटेल है पूरी कि इंडिया का जो एलएनजी इंपोर्ट है यूएस से वो इंक्रीज हो चुका है बाय मोर देन 71% ईयर ऑन ईयर ड्यूरिंग फर्स्ट 11 मंथ्स ऑफ 2024। तो 24 का डेटा है, 25 तो अभी चला ना, तो 25 का थोड़ी उठाएंगे, 24 का ही उठाएंगे, तो वो चीज है। एलएनजी के बारे में दे रखा है, जैसे आप कोल यूज करते हो, बाकी के नेचुरल गैसेस यूज करते हो, तो उसमें एमिशन ज्यादा होते हैं। अब एलएनजी जो है वो बेटर है, और इसको कूल किया जा सकता है अप टू -162 डिग्री सेल्सियस, मतलब लो टेम्परेचर ये टॉलरेट कर सकता है, तो आप ज्यादा एरियाज में इसको यूज कर सकते हो। अब मेनली क्या कंपोज करता है, तो मिथेन अराउंड 90%, और ऑर्डरलेस होता है, स्मेल नहीं होती है एलएनजी की कोई भी, कलरलेस होता है, कोई रंग नहीं होता, नॉन टॉक्सिक होती है, और साथ में नॉन कोरोजिव होती है कि अगर गिर भी जाए कल को तो किसी के बॉडी पे छाले छुले नहीं आएंगे, तो नॉन कोरोजिव है नेचर में। जैसे एसिड देखा होगा आपने, किए टच कभी एसिड, हमने भी सुन रखा था ना, फिर वो क्यूरियोसिटी होती थी, मैंने एक बार टच किया था, पर ऐसा जला हाथ की पहले तो धुआं निकला उससे, वो ज्यादा फैसिनेटिंग लग रहा था कि क्या धुआं निकल रहा है बॉटल के अंदर से, फिर ऐसे साइड से थोड़ा सा टच कर लिया और ऐसी लाइन बनी जैसे उस कंटेनर की थी प्रॉपर, तो इट इज एक्चुअली कोरोसिव इन नेचर। और कई सुसाइड से याद आया, कहीं हाइड ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है, किंग्स ऑफ एसिड भी जिसे बोलते हैं, उसको पी के भी करते थे सुसाइड, ये पता लगा जब फॉरेंसिक कर रहे थे। फिर आती है ब्राउन कलर की उल्टी, क्योंकि सारा ही जल जाता है सिस्टम अंदर, जितनी भी पाइप्स होती हैं, तो ब्राउन कलर की वॉमिटिंग आती है उससे। एनीवेज, तो ये ऑर्डरलेस होता है, कलरलेस होता है, नॉन टॉक्सिक है, नॉन कोरोसिव है। क्या हुआ, ठीक है।
इंडिया इज 4th लार्जेस्ट LNG इंपोर्टर ग्लोबली। इससे मुझे एक और आर्टिकल याद आया, आज ना एक्सप्लेनर सेक्शन आ रखा है आपके इंडियन एक्सप्रेस के अंदर। याद है एक दिन हमने वो पढ़ा था फाजिल्का और दो डिस्ट्रिक्ट्स थी पंजाब की जहां पे पोटाश की माइनिंग करी जाएगी। कौन सा था? मुक्तसर, यस। तो ये दो डिस्ट्रिक्ट में बोला था। आज के आर्टिकल पहले मैं उसको उठा रही थी पर फिर मन नहीं किया क्योंकि वहां पे लिखा था कि इंडिया के अंदर है नहीं पोटाश के सोर्सेज। तो अब है, पॉसिबिलिटी है दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर पंजाब के। उसको आपने बस एक बार रीड करना है, वहां पे ट्रेंड्स दे रखे हैं कि जो म्यूरिएट ऑफ पोटाश होता है वो कहाँ पे ज्यादा अवेलेबल है, तो कंट्रीज के नाम वगैरह दे रखे हैं। अगर नहीं रीड करोगे तो मुझे बता देना पूरी ईमानदारी से, मैं करवा दूंगी उसको, ठीक है? याद करने वाला ये, बिकॉज उसमें आ जाओ वापिस से LNG पे। तो क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है? एक तो हम डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं अपने एनर्जी की सोर्सेस में, और गवर्नमेंट के टारगेट भी हैं कि 2030 तक हमने कोई इथेनॉल मिक्स करना है, कहीं पे नेचुरल गैस मिक्स करनी है। तो वैसे ही एक टारगेट हमने रखा है कि नेचुरल गैस का जो शेयर रहेगा 2030 तक वो 15% लेके आना है। वैसे 2030 तक 50% रिन्यूएबल एनर्जी का हमने टारगेट रखा है। फिर 2047 डेवलप नेशन बनना है, 2050 एमिशन को एटलीस्ट आधे से ज्यादा कवर अप करना है, और 2070 तो बोल दिया है कि नेट जीरो एमिटर होंगे हम। तो ये सारे टारगेट्स अगर अचीव करने हैं तो एनर्जी सोर्स की तरफ जा रहे हैं। गैस बेस्ड इकोनॉमी, तो अब क्रूड ऑयल के ऊपर भी हमारी बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है। सारी कंट्रीज को बोला जाता है एटलीस्ट आपके पास 90 दिन का ऑयल तो होना ही चाहिए। हमारे पास नहीं बचता, फ्यूल की बात करें, सॉरी, अगर ऑयल जो आपके ये पेट्रोल डीजल वगैरह होता है हमारे पास नहीं बचता। हमारे पास सिर्फ 10 दिन के 15 दिन के रिजर्व्स होते हैं। तो सोचो कितना इंपोर्ट करना पड़ता है हमें ऑयल। तो वी वांट कि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो गैस की तरफ अगर चली जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे ही क्लाइमेट चेंज टारगेट, तो LNG का अगर प्रोडक्शन रेट देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्टेक्स्ट में 40% लेस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है अगर कोल से कंपेयर करें। वैसे ही ऑयल के साथ कंपेयर करोगे तो 30% लेस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रोड्यूस करता है। तो फॉसिल फ्यूल्स की कैटेगरी में हम ये बोल सकते हैं कि बेटर सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी है। चैलेंजेस क्या क्या हैं? तो हाई प्राइसेस, अगेन पैसे पे अटक गई बात आके। उसके साथ इनएडिक्वेट पाइपलाइन नेटवर्क, पाइपलाइंस नहीं है प्रॉपर, जहां से हमें यूएस कहाँ पे, इंडिया कहाँ पे, प्रॉपर पाइपलाइंस का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अलॉन्ग विद दिस यूएई से भी यहाँ पे कोई भी हमारे पास जो पाइपलाइन का है वो स्ट्रक्चर नहीं है। शिप्स के ही थ्रू अभी तक हम इंपोर्ट कर रहे हैं। लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, आज तक हमारी फ्यूल की कैपेसिटी नहीं इंक्रीज हो पाई 60 दिनों के लिए, तो अभी गैस का तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल वैसे भी नहीं है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं दैट वी आर फेसिंग। और इंडिया के इनिशिएटिव, और इसके अलावा क्रूड ऑयल की बात करें तो अपेक वगैरह की कंट्रीज आपने सुनी होंगी, ऑर्गेनाइजेशंस बना रखी हैं कि कितना ऑयल बेचना है इस बार वर्ल्ड मार्केट के अंदर। तो वो सारा डिसाइडेड होता है पीछे से, तभी तो फ्लक्चुएशन होते हैं प्राइसेस में। ठीक है, जैसे अनियन का होता है इंडिया के अंदर, स्टोरेज में कर लेते हैं, फिर एकदम से निकालते हैं जब सप्लाई डिमांड आने लगती है तो फिर महंगा बेचते हैं। तो वैसे ऑयल का भी सेम करते हैं, ये वर्ल्ड मार्केट्स में गेम्स खेली जाती है। तो वो जो प्राइस फ्लक्चुएट करता है तो हमें तो डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ जाती है, वो हमारे लिए भारी पड़ता है। तो एक फ्लक्चुएशन भी रीजन रहता है। इसके साथ इंडिया के क्या क्या इनिशिएटिव हैं फॉर LNG? तो सबसे पहले तो एक पॉलिसी बनाई है कि LNG का यूसेज ट्रांसपोर्ट्स में और साथ में जहां पे भी माइनिंग हो रही है वहां पे इसको एज अ फ्यूल यूज किया जाए। साथ में एक सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 है, इसको मॉडिफाई किया गया था 2017 में कि LNG को एज अ ट्रांसपोर्ट फ्यूल यूज करना है। व्हीकल्स हैं जहां पे भी फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, पेट्रोल डीजल, वहां पे यूज करना है LNG को। CNG तो आपने देखा होगा, दिल्ली में बसेस में हमने शुरुआत करी थी। आज के टाइम पे आप देखोगे तो टैक्सीज होगी, आपकी कैब्स हैं, जितने भी ऑटो व्हीकल्स, तो सब में यूज कर रहे हैं। अब तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी प्रमोट होने लगे। चलो जी, ठीक है। ओके, नाउ दिस वन अबाउट द यूक्रेन के मिनरल। 4 रीजंस यहाँ पे मेंशन करे हैं कि क्या प्रॉब्लम इनके बीच में आ रही है, पर उनके ऊपर हमें फोकस नहीं करना। कुछ नहीं, जस्ट लड़ाई है कि यूक्रेन वॉर प्रॉन जोन में बन रखा है, डेट हो रखा है क्योंकि सप्लाई वेपन्स की यूएस ने करी थी यूक्रेन को लड़ते टाइम। तो अब हम चाहते हैं कि हमारा पैसा वसूल हो। यहाँ पे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये दे रखा था आर्टिकल में, दैट इज क्रिटिकल मिनरल्स, और दूसरे हैं रेयर अर्थ मिनरल्स। याद है अब सबको डेफिनेशन? आस्था भूल ली थी सिर्फ, और तो नहीं भूल रहा है कोई? कनव बताएंगे क्रिटिकल मिनरल्स। भूल गए हो तो फिर हैंड रेस करना होता है ना। निखिल? पर हाँ, वेरी गुड। इकोनॉमी और सप्लाई डिसाइड करेगी कि कौन सा मिनरल क्रिटिकल है। इकोनॉमी और दूसरा सप्लाई। सप्लाई सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाइना के पास अराउंड 90% मिनरल अवेलेबल है,
और वो पूरी जो क्रिटिकल मिनरल की मार्केट है वही उसको कंट्रोल करते हैं। जिस दिन किसी ने नहीं माननी बात, उस दिन सप्लाई रोक देते हैं, बिकॉज पता है उनको कि मिनरल ये रिक्वायरमेंट है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी की तरफ अगर आपको जाना है तो करनी ही पड़ेगी ये चीज। तो एक दूसरा इकोनॉमी, क्योंकि हम सारे ही अब एमिशन फ्री होना चाहते हैं, तो जितने भी आपकी डिफेंस टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, सब में यूज होते हैं ये मिनरल। तो दैट इज वाई दे आर नोन एज क्रिटिकल मिनरल्स। तो वर्ड क्रिटिकल आ गया तो सेंसिटिविटी और इंपॉर्टेंस दोनों ही पता चल रही है। तो अभी अगर क्रिटिकल मिनरल देखोगे तो इंडिया ने स्पेसिफाई करे थे कि 2023 की लिस्ट में कि हमारे पास 30 क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट है जो हमें बाहर से खरीदने पड़ते हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करें तो क्या मतलब था उसका, जसलीन बताएगी। हाँ, जैसे मोनाजाइट का एग्जाम्पल लिया था, प्रेजेंट तो है पर एक्सट्रैक्शन टफ है, टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी अवेलेबल नहीं है कि उनको अच्छे से एक्सट्रैक्ट किया जा सके, और उस मोनाजाइट के अंदर थोरियम भी पड़ रखा है, तो निकालना ही बहुत दिक्कत देते हैं। और थोरियम को तो हम न्यूक्लियर टेक में यूज कर सकते थे। तो चलिए, एक्सट्रैक्शन टफ होती है, इसी वजह से रेयर अर्थ मिनरल बोलते हैं। यस, एक्सट्रैक्शन जो होती है वो उसमें मुश्किल होती है। ठीक है, ठीक है, ऑनलाइन, यस, इकोनॉमी और सप्लाई, ठीक है जी। अब रेयर अर्थ मिन एलिमेंट्स ये पूरे वर्ल्ड के लिए सेम ही नंबर है, 17 है ये टोटल। स्कैंडियम, यट्रियम याद रखना, बाकी ये लेंथेनाइड वाली सीरीज इसमें आती है। तो टोटल है 17, 15 ये लेंथेनाइड वाले हैं और 2 ऊपर याद रख लेना, वो भी लेंथेनाइड की, सॉरी, ट्रांजिशन की स्टेट में इनको कंसीडर किया जाता है, ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिनको आप बोलते थे। तो बस इतना याद रख लेना कि टोटल 17 है। बाकी ये डेफिनेशन दे रखी है, ये यूक्रेन के रिजर्व्स दे रखे हैं कि यूक्रेन में कौन कौन से मिनरल्स अवेलेबल है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल जैसे कि बेरिलियम, ग्रेफाइट, लिथियम, लिथियम भी है इनके पास अवेलेबल, टाइटेनियम है, नॉन फेरस मेटल्स हैं जैसे निकल, कोबाल्ट, कॉपर, और गोल्ड प्रेजेंट है, लेड है, जिंक है, रेयर अर्थ मिनरल्स भी इनके पास प्रेजेंट है, और उन्हीं का एक्सेस चाहता था यूएस की, मिल जाता। पर इन्होंने कोई ट्रीटी नहीं तोड़ी है इन मिनरल्स को यूज करके, बिकॉज ऐसा कोई पेपर पे एग्रीमेंट ही नहीं है जो ये क्लेम कर रहे हैं यूएस वाले कि आपने ट्रीटी को तोड़ा है। कोई ट्रीटी नहीं है ऐसी। हाँ, यूक्रेन ने यूरोपियन यूनियन के साथ करी थी ट्रीटी एक, पर नाटो के साथ नहीं करी थी। तो नाटो अगर होता तब जाके यूएस का कोई रोल आता, पर यूरोपियन यूनियन के साथ करी है तो उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए फ्रॉम द यूएस साइड। तो ये सारे मिनरल्स हैं जो यूक्रेन के अंदर मिल जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट वन याद रखना। थोड़े थोड़े एग्जांपल्स जस्ट। जियोलॉजिकल सर्वे, यूक्रेन के पास अराउंड 22 स्ट्रेटेजिक मिनरल्स है जो बाकी कंट्रीज के लिए क्रिटिकल हैं पर उनके पास अवेलेबल हैं यूक्रेन के पास। तो वो चीज है 22, और 25 आउट ऑफ 34 रिकॉग्नाइज बाय यूरोपियन यूनियन एज अ क्रिटिकली इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बस इतना याद रखना है इसमें। ये हमने देख लिया कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट है यूक्रेन के पास। 5 वो हैं जो तो हमें भी चाहिए, जो ग्रेफाइट, लिथियम, टाइटेनियम, बेरिलियम और यूरेनियम, यूरेनियम द इंपॉर्टेंट वन। सेंचुरीज बस लास्ट आर्टिकल है, इसके बाद 2 पंजाब के हैं पर उसका हम मेंस वाला नहीं देखेंगे, अभी पेपर का ही बड़ा स्यापा पड़ रखा है। ठीक है, पर चलो, डोंट गेट नेगेटिव, ये जो नेगेटिव अफर्मेशन करते हैं ना, ये उन्हीं की कृपा होती है। चलो, सेंचुरीज ओल्ड रेलिक्स अनअर्थ इन बेलूर विलेज, लोकेशन आ जाएगी केरला। एक याद रखनी है आपने डायनेस्टी, दूसरा याद रखना है टाइमलाइन, और किस चीज के बने हैं, तो ब्रास के बने हैं, और ब्रास है कॉम्पोजिशन ऑफ कॉपर एंड जिंक। चलो देख लेते हैं। अब देखो, इनको पहले तो ध्यान से ऑब्जर्व करना, क्या क्या मुद्राएं, जैसे एक नमस्कार फॉर्म दिख रही होगी आपको, तो नमस्कार मुद्रा भी बोल देते हैं इसको, तो केरला में भी एग्जिस्ट किया करती थी। अब ये जितने भी रेलिक्स मिले हैं ये स्पिरिचुअलिटी को दर्शाते हैं। ठीक है, केरला के कॉन्टेक्स्ट में स्पिरिचुअलिटी को दिखाते हैं, और कौन सी मुद्रा है, तो नमस्कारा मुद्रा है। और बाकी गॉडेसेस की यहाँ पे पूजा करी जाती थी, तो मतलब कहीं ना कहीं जो फीमेल्स थी उनकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा थी। चलो देख लो बाकी लोकेशन वगैरह, पराकल्लई वलिया दुक्का इन बेलूर विलेज ऑफ केरला, और स्पिरिट वर्शिप को दर्शाया गया है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और जो ऑब्जेक्ट्स मिले हैं यहाँ पे, एक ब्रास के तो सबसे ज्यादा मिल रखे हैं, विच कंपोज्ड ऑफ कॉपर एंड जिंक, बाकी और भी बहुत सारे अलॉयज के हैं जिनका न्यूज़पेपर में एज सच मेंशन नहीं किया है, तो आपने ब्रास वाला याद रखना है। इंट्रीगेटली शेप फिगर्स हैं, बहुत ही सुंदर सजाई गई हैं, गहने वगैरह पूरे सेपरेट हैं, धोती पूरी इनकी सेपरेट दिखाई दे रही है, सो इंट्रीगेटली। और रिचुअलिस्टिक आइटम्स मिलेंगी जो सेरेमनीज में यूज करी जाती हैं, वो सारी आइटम्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये देखो साइड में बेल वगैरह भी है, तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्पिरिचुअलिटी को दर्शाया गया है। नमस्कारा मुद्रा है, फोल्डेड हैंड जेस्चर, जैसे प्रेयर करते हैं वही वाला। और कौन सा
टाइमलाइन था, तो एक डायनेस्टी, एक पीरियड एग्जिस्ट करता था केरला वाले और कुछ पार्ट्स ऑफ कर्नाटका में, इकेरी नायका पीरियड। तो आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस माना जा रहा है कि उसी डायनेस्टी को ये बिलोंग किया करता था। एंड गॉडेस की वर्शिप करी गई है। हेयर पीसेस, क्लिप्स वगैरह वहां से मिले, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, गार्लैंड शेप के ऑर्नामेंट्स, मतलब हार होता है ना जैसे लंबे रानी हार टाइप, वैसे देखने को मिले हैं यहाँ पे। और ट्राइडेंट भी देखने को मिला है, त्रिशूल, त्रिशूल शेप्स भी मिली हैं, हैमर मिला है, फ्लैग लीफ मिली है। कर्नाटका और केरला में हुआ करती थी ये केरी नायका डायनेस्टी, ये याद रख लेना इसका। इंडिजिनस बिलीफ को दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी में काफी बिलीव किया करते थे, दैट्स ऑल। लोकेशन इज इंपॉर्टेंट, डायनेस्टी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। पंजाब वाले बस दो छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं। एक है पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट, तो ये ऐसे नहीं सोच के चलना सिर्फ पंजाब के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी एग्जाम में भी आ सकता है। तो पगड़ी संभाल जट्टा, ये जो स्लोगन था किसने दिया था, फर्स्ट क्वेश्चन। नहीं, किसके चाचा थे, भगत सिंह के, ठीक हो। अभी देखना स्लोगन किसने दिया, दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर। तो अभी 23 2020 की याद करो, वो फार्म बिल्स आए थे, अब तो रिपील हो चुके हैं। तो फेब 23 को बोला था कि एज अ, इस मूवमेंट को हम क्या करेंगे, दोबारा से याद किया करेंगे, तो साथ में उसको पगड़ी संभाल दिवस का नाम भी दिया था। तो अजीत सिंह जी के बारे में उनको याद करते हैं हम इस दिन, और वो चाचा थे किसके, भगत सिंह जी के। रेवोल्यूशनरी थे ये भी, 1881 में उनका बर्थ हुआ था, और 1901 के आसपास वो अपनी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज पे आ जाते हैं। सोचो 1881 देन 1901, तो इतना ही टाइमलाइन लगा था। अब बाकी ये जो मूवमेंट इन्होंने शुरू करी थी, ये शुरू करी जाके 1907 के अंदर। तो ईयर्स आते हैं, क्वेश्चन मैंने कल दिखाए भी थे आपको, मैच द फॉलोइंग। 1901, 1907 तीन एग्रीकल्चर से रिलेटेड लॉज लेके आया था ब्रिटिश, उसी के अगेंस्ट ये मूवमेंट शुरू हुई थी, दैट इज पगड़ी संभाल जट्टा। तो पगड़ी, टर्बन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सिखिज्म, तो इज्जत की बात करी जाती है, ऑनर की बात करी जाती है, इसी वजह से ये प्रॉपर मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। पगड़ी संभाल ये जो टर्म थी, दैट वाज क्वाइंड बाय बांके दयाल, जो टर्म थी दैट वाज क्वाइंड बाय बांके दयाल। और जो मूवमेंट स्टार्ट करी थी वो किसने करी थी, अजित सिंह जी ने, ठीक है। और ये बांके दयाल कौन थे, तो नेशनलिस्ट पोएट थे, और साथ में रेजिस्टेंस शो कर रहे थे टुवर्ड ब्रिटिशर्स। अब ये तीन फार्म लॉज क्या क्या आए थे, तो सबसे पहले तो ईयर ध्यान में रख रहे हैं 1900, और फिर 1906 और 1907। तो 1900 में आता है सबसे पहले पंजाब लैंड एलिनिएशन एक्ट 1900। दूसरा आया था पंजाब लैंड कोलोनाइजेशन, अब देखो वर्ड लिखा है कोलोनाइजेशन, तो मतलब जमीन के ऊपर कौन हक जमाने की ट्राई कर रहा है, ब्रिटिशर्स। तीसरा आया दोआब बाड़ी एक्ट, यहाँ पे तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे पहुंचने वाले हैं, देखते हैं वन बाय वन क्या क्या था। तो सबसे पहले 1900 में जो पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट आया था, इसके तहत फार्मर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप अपनी जमीन को ना तो मॉर्टगेज की फॉर्म में रख सकते हो, ना ही किसी को बेच सकते हो। तो मतलब ये जो हक था ना जमीन के ऊपर से, ये छीनने की ट्राई करी गई, फ्रीली नहीं आप बेच सकते। और मनी लेंडर और लैंड लॉर्ड्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन देने की कोशिश करी गई थी यहाँ पे, और पीजेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा डेट आ गया था, जो फार्मर्स थे उनके ऊपर डेट ज्यादा देखने को मिला। ये तो 1900 में हुआ, जहां पे जस्ट क्या किया गया कि आप बेच नहीं सकते, परमिशन लेनी पड़ेगी जाके पहले ब्रिटिशर्स की, फिर वो जो मुआवजा आएगा वहां से पैसा आएगा वो भी किसको जाएगा, ब्रिटिशर्स को जाएगा 90%, और बाकी का बचेगा। वो तो उनकी अप्रोच ही वही थी, ज्यादा अपने पास ही रखना है और कम वाला दे दो बाकियों को। सेकंड आया 1906 के अंदर, दैट इज पंजाब लैंड कोलोनाइजेशन एक्ट। ये ब्रिटिशर ने क्या किया, जितनी भी लैंड ओनरशिप थी पंजाबीज के पास, उनकी जमीन पे किसका हक आ चुका है अब, ब्रिटिशर्स का, कि ये जो लैंड है ये किसको बिलोंग करेगी, ब्रिटिशर्स को। न्यूली डेवलप्ड चेनाब कॉलोनी के अंदर, आज के पाकिस्तान वाला एरिया है। हाँ, इसमें जो मेन पॉइंट था, यस ये वाला याद रखना है कि ओनरशिप तो जाएगी किसकी तरफ, ब्रिटिशर्स के टाइम पर। कब, जब आप अपने अगले वंश को लैंड शिफ्ट करते हो, क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपर्टी जब डिवाइड होती है तो अपने हायर को ही देते हो। तो यहाँ पे बोला हायर को नहीं देनी है, हमें अगले बारिश हमें देनी है, तो लैंड ओनरशिप में फोकस किया गया। और कौन देगा जमीन, जो फार्मर्स हैं, पर अपने बच्चों को नहीं देंगे, किसको देंगे, ब्रिटिशर्स को देंगे। तो ये 1906 में हुआ था। फिर आता है दोआब बारी एक्ट 1907, तो यहाँ से फार्मर से पूरी ही ओनरशिप ले ली गई। अब यहाँ पे ट्रांसफर का तो कोई था ही नहीं, प्रॉपर्टी डिवीजन का तो कुछ नहीं था, पूरा ही ऑनरशिप ले लिया अपने पास जो ब्रिटिशर्स थे। तो दैट वाज 1907 में, और इसी वजह से ये मूवमेंट शुरू हुई थी, दैट इज पगड़ी संभाल जट्टा वाली।
तो इसकी वजह से जो जितने भी पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, उनके ऊपर डेट बहुत ज्यादा आ गया, खर्चा बहुत आया। और इसी के अगेंस्ट अजित सिंह और उनके भाई किशन सिंह, जो कि फादर थे भगत सिंह जी के, तो उन्होंने ये रेवोल्यूशनरी मूवमेंट शुरू करा और एक सोसाइटी भी बनाई, भारत माता सोसाइटी, इसी टाइम पीरियड में, ताकि जो फार्मर्स थे उनको और ज्यादा इनकरेज करा जा सके। लाला लाजपत राय जी ने भी इनको सपोर्ट किया था, तो इंपॉर्टेंट वन, जो कि एक्सट्रीम ग्रुप से बिलोंग किया करते थे। बाकी इम्पैक्ट क्या देखने को मिले, तो उस टाइम पे भी जो फार्म लॉज थे वो उन्होंने वापस लिए थे जो ब्रिटिशर्स थे, तो काफी इम्पैक्टफुल देखने को मिला था। और फ्यूचर जो प्रोटेस्ट हुए जैसे गदर मूवमेंट, उनको भी एक सपोर्ट रहा कि पहले भी मूवमेंट सक्सेसफुल हुई हैं, तो इसके बेसिस पे बाकी की इंटेंस मूवमेंट्स भी आते हैं। खैर ये मेंस वाला आ गया पर्सपेक्टिव, पर थोड़ा सा स्टैटिक वाला याद रखना। यहाँ पे जस्ट एक आर्टिकल याद रखो, एक क्लैरिफाइव कटिंग एज रियल टाइम एनसीआरपी इंटीग्रेशन सॉल्यूशन, ये बेंगलुरु बेस्ड एक फर्म है, प्राइवेट सेक्टर में है, साइबर क्राइम वगैरह से डील करती है। पर पंजाब नेशनल बैंक यहाँ पे फर्स्ट ऐसा गवर्नमेंट बैंक है जिन्होंने इनके साथ अब पार्टिसिपेट कर लिया है, और ये फाइट करेंगे अगेंस्ट द साइबर क्राइम्स एंड ऑल। बाकी आपको पता है साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो यहाँ पे टैकल करी जाएंगी। I4C, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, लग गया ना पता, जो भी फ्रॉडुलेंस होता है, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटीज हो रही है ऑनलाइन, उसमें पीएनबी कोलैबोरेट कर चुका है क्लैरिफाइव के साथ। क्लैरिफाइव का एनसीआरपी जो प्रोग्राम है उसके अंडर, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है, बाकी सारा वही है मेंस वाला पार्ट। क्या करेंगे, तो जितनी भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज ऑनलाइन होती हैं उन सबके ऊपर फोकस किया जाएगा। ये की फीचर्स बता दिए यहाँ पे, रियल टाइम लिंक विद फीफो लॉजिक, ये सारे फोकस करेंगे कि जल्दी से जल्दी रेजोल्यूशंस निकाले जा सके। डन जी, डन फॉर द डे। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, क्योंकि बहुत दिन हो गए रिवाइज किए हुए, पर आपके पास ऑप्शन है, जो जाना चाहता है जा भी सकता है, जिसको रुकना है वो रुक भी सकता है, चॉइस है, आई वोंट जज। सेम फॉर द ऑनलाइन, जिसको जाना है जा सकता है। लेक्चर समाप्त हो चुका है, पर कुछ चीजें होती हैं जो याद आ जाती हैं रिवाइज करके। घर पे तो आप करते नहीं हो, मुझे पता है। कितने करते हैं, सच सच बताओ। 1 2 3 4 5। सचिन पढ़ के आए हो आज? आस्था पढ़ा है पिछला? नहीं, नहीं पढ़ा है, लग गया होता है, रहने दो। ओके, बाकी जा सकते हैं, जा सकते हो, कोई बात नहीं, जाओ जाओ, नहीं बोल रही कुछ नहीं, सच में जाओ। ओके, बाकी क्वेश्चंस के आंसर देना शुरू करें। ऑनलाइन फटाफट से चैट बॉक्स में लिखना है आपने, मैं देख रही हूँ चैट बॉक्स को। ठीक है, सबसे पहले सचिन बताएंगे, जिसका नाम लूंगी वही आंसर करेगा, बाकी कोई प्रॉम्प्ट नहीं करेगा पीछे से। ठीक है, दीपुला बताइए कहां भी थी इस पास की लोकेशन? सचिन, दीपुला, दीपुला, कोई पास याद है? रिवाइज किया था आज? कौन से वाला क्वेश्चन किया था वो बता दो, बताओ। आपने किया था आंसर पर ये लास्ट टाइम, मुझे याद है। यश, नहीं, किसको याद है दीपुला? रुको, निखिल याद है, बताओ। वंशिका, चाइना, ट्राई जंक्शन पे था ना, नॉर्थ ईस्ट का अरुणाचल प्रदेश, मतलब इंडिया आ गया, ऊपर की तरफ चाइना, ऑक्यूपाइड तिब्बत, मतलब चाइना ने ऑक्यूपाई किया था। हाँ जी, ऑनलाइन, और तीसरी तरफ था म्यांमार। वेरी गुड, ऑनलाइन। इधर देखो ये ज्यादा एक्टिव होते हैं। सोए हो, जागो, चलो। अब तमन्ना बताएगी, लेक पूपो पड़ी थी कि ड्राई कर रही है, कहां पे है इसकी लोकेशन, कंट्री का नाम? पूपो, ऑनलाइन पूपो लेक, लोकेशन बताइए, कंट्री का नाम बताइए। साउथ अमेरिका में थी, जल्दी, ओपन एंडेड है, कोई नाम नहीं लिया है। बोलीविया, वेरी गुड, बोलीविया, यस। हाँ जी, यस, बोलीविया, ठीक है। नेक्स्ट, वानी बताएगी, लेक टिटिकाका, लोकेशन, ऑनलाइन, लोकेशन, जल्दी जल्दी करने हैं आंसर, ऐसे तो चाहिए नहीं मुझे कि आप स्लो डाउन ही हो जाए, फिर तो स्पीड ही रुक जाएगी ऐसे। जसलीन,
यस, बॉर्डर पे था पेरू एंड बोलीविया, लेक टिटिकाका, हाईएस्ट नेविगेबल लेक ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ओके जी। ब्राजील के साथ 2 कंट्रीज बॉर्डर नहीं करती है साउथ अमेरिका में, कौन कौन सी हैं वो? सिर्फ 2 ही कंट्रीज हैं। चिली, यस। सेकंड, इक्वाडोर साइड में था, पेरू तो बिल्कुल जुड़ा हुआ है ना, तो इक्वाडोर। ठीक है, ओके, इजी वन। आस्था, एसडीजी 1, नो पॉवर्टी। राहुल, एसडीजी 2, 0 हंगर। अंकित 3, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। आज जो मेंटल हेल्थ वाला पढ़ा नैन्सी, कौन सा था? 3.4, गुड। गुरशरण, एसडीजी 4, नो। रमनजोत, चेष्टा, वंशिका, क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। एसडीजी 5, तमन्ना, जेंडर इक्वालिटी। एसडीजी 6, जसलीन, ठीक है। पायल, एसडीजी 13, तन्वी, क्लाइमेट एक्शन, इजी वन। ठीक है, ओके। नैन्सी बताएगी अब एसडीजी 14, गुरशरण, नो। निखिल, लाइफ बिलो वाटर, ठीक है। और 15, लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। जसकरण तो दिखा ही नहीं, अब जसकरण की टर्न है। मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाला लगाया था लेक्चर, किस किसने लगाया था? ओके, ऑनलाइन वाले फटाफट से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है 2023 के एक्ट के बाद, सारा लिख के दो वहां पे। सर्च कमेटी कौन कौन बैठा होता है और सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन बैठा होता है। टिल देन यश बताएंगे। सर्च कमेटी में नहीं, सचिन नहीं, जसकरण, अच्छा आप थे ही नहीं, संदीप, वेरी गुड। प्रेसिडेंट आएगा इसी काम के लिए कि मैं बैठता हूं, गलत। सर्च कमेटी, राहुल, उनकी तो अपॉइंटमेंट हो रही है। नो, नो, लॉ मिनिस्टर। अरे ये वेरी इंपॉर्टेंट, सुनो ये क्वेश्चन आएगा क्योंकि इसमें बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। सुनो, 2023 का एक्ट पढ़ा था एक, ऑनलाइन का देखने दो पहले तो मुझे, इन्होंने क्या लिखा। ठीक है, सर्च कमेटी में बोला अमनप्रीत ने, ऊपर बहुत सारे मैसेजेस चले गए अब। ठीक है, ठीक है, ऑनलाइन का ठीक है। 2023 में एक एक्ट आया, सीईसी और अदर ईसी एक्ट ऑफ 2023, जिसमें पूरी डिटेल्स बताई कि कैसे अपॉइंटमेंट करना है, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या टेन्योर रहेगा, वो सब मेंशन था वहां पे। तो उसके हिसाब से एक तो सर्च कमेटी वैसी है जो 5 बंदों को शॉर्टलिस्ट करेगी, और इसमें हेड कौन बैठेगा? लॉ मिनिस्टर। और बाकी के 2 मेंबर कौन थे जो सीनियर लेवल पे ब्यूरोक्रेट्स होंगे, सेक्रेटरी हो एटलीस्ट गवर्नमेंट टू इंडिया के लिए। और जो 5 इन्होंने पर्सन सेलेक्ट करे, वो ड्राफ्ट किसके पास जाएगा फिर? सिलेक्शन कमेटी के पास। और 2023 इस बार जो यूज हुआ है उसके हिसाब से हेड कौन होगा? पीएम। और बाकी के 2 मेंबर्स में कौन कौन आएगा? यस, एक तो लीडर ऑफ ओपोजिशन है और दूसरे ऐसे यूनियन मिनिस्टर जिसको कौन नॉमिनेट करेगा? प्राइम मिनिस्टर। अब ये तो 2:1 में ही आएगा हमेशा रिजल्ट, यही कंट्रोवर्सी थी। अच्छा, 23 से पहले क्या चल रहा था? यस, यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर की जगह पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अंकित बताएंगे टेन्योर क्या रहेगा। 6 साल और 65 ईयर्स, ठीक है, जो भी पहले हो जाएगा वो चलेगा। रीअपॉइंटमेंट होगी, ईसी सीईसी बन सकता है, यस। और कितने टाइम के लिए? पूरे 6 साल के लिए, जितना टाइम बचा होगा वो देखा जाएगा, 6 साल और 65 साल वाला। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, ओके जी। हाँ जी, ऑनलाइन, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए टू बी सीईसी और ईसी? यस, सेक्रेटरी लेवल पे होना चाहिए टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन बताएगा? तन्वी बताएगी। मांगशा धूरा पास कहां पे है? वहां पे, कहां पे? उत्तराखंड, ठीक है। माणा नीति, मांगशा और लिपू, ठीक है। अच्छा, मिड ओशनिक रिज डाइवर्जेंस से बने थे कि कन्वर्जेंस से? वेरी गुड, डाइवर्जेंस।
और कन्वर्जेंस से ट्रेंच बना था, है ना, याद रखना उसको भी। ओके। एक लिम्निक इरप्शन पढ़ी है एक दिन हमने कि लेक में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलना शुरू हो जाती है एक्सेसिव क्वांटिटी में। किस लेक के रिस्पेक्ट में पढ़ी थी? कीवू, यस, लेक कीवू। राहुल, लोकेशन क्या थी लेक कीवू की? नहीं, संदीप? अफ्रीका में तो पता है सभी को, पर कहां पे है? अंकित? यस, डीआरसी और रवांडा के बॉर्डर पे। वहां पे 2 सिटीज को एक रिबेलियन ग्रुप ने एनेक्स करा है। पहले तो रिबेलियन ग्रुप का नाम बताइए। M23, कांगोज रेवोल्यूशनरी आर्मी भी उन्हीं को बोलते हैं। मार्च 23, यस, वो मूवमेंट चला था। हाँ जी, ऑनलाइन। और अब बताओ मुझे वो 2 सिटीज जो डीआरसी की एनेक्स करी हैं, गोमा, बुकावो, वेरी गुड, ठीक है, ये दोनों कहाँ पे हैं? डीआरसी के अंदर। और ये जो M23 ग्रुप है इसकी बैकिंग कौन कर रहा है? रवांडा कर रहा है, ये भी ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, लेक कीवू डन। अभी हमने पढ़ा था नाविका सागर परिक्रमा 2, कहां पे पहुंच चुके हैं वो लोग? फॉकलैंड के पोर्ट स्टैनली। फॉकलैंड कहां पे मिलेगा आपको? साउथ अमेरिका के जस्ट ईस्टर्न साइड पे। किसकी टेरिटरी है फॉकलैंड? यूके। साउथ अमेरिका में 3 जगह देखी थी ना, कौन कौन सी? एक फ्रेंच गुआना थी, दूसरी फॉकलैंड, साउथ जॉर्जिया। तो नीचे वाली जो दोनों थी, साउथ जॉर्जिया और फॉकलैंड, ये किसकी है? यूके। बाकी फ्रेंच का तो नाम से ही पता लग रहा है फ्रांस वाली है। ओके, फ्रेंच गुआना की क्या खास बात थी? यस, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है वहां पे। लोकेशन का नाम कोरू। तुम कार्टून नहीं देखते? बड़े हो गए हो तुम कि ट्रांजिशन में फंस गए हो अभी? वो उसका नाम है भूटा गोरिल्ला, नहीं आता है उसमें कित्रेसू में, उसके पापा ने रखा हुआ है उसका निकनेम कोरू। तो कोरू इज लोकेशन एट फ्रेंच गुआना और स्पेस सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। ठीक है, चलो। ओके, गोवा से कहाँ के लिए निकली थी पहले नेवल सेलिंग? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा पोर्ट जहां पे रुके थे? फ्रीमेंटन, यस। और फिर कहाँ गए थे? न्यूजीलैंड का कौन सा था? लिटिलटन। ठीक है, फिर कहाँ निकले? फॉकलैंड, पोर्ट स्टैनले। फिर अब कहाँ को आ रहे हैं? केप टाउन। कहाँ पे? अफ्रीका, पुराने वाला रास्ता। फिर कहाँ आएंगे? फिर फाइनली गोवा। और कौन सी सेलिंग यूज करी है? तारिनी, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब बनाना स्पीड, ये आता है मजा फिर। अच्छा, एक पाइपलाइन भी पड़ी थी, कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम, याद है? पहले तो 2 कंट्रीज के नाम बताइए जो कनेक्ट हैं इसमें। कजाकिस्तान एंड रशिया, यस। कजाकिस्तान की कौन सी लोकेशन? तेंगिज, वेरी गुड। और रशिया की कहां तक जाती है पाइपलाइन? नोवोरोसिस्क, ये रशिया की थी, वो पाइपलाइन उसी को कांटेक्ट करती है वहां पे। ठीक है। अच्छा, एक कंट्रीज पढ़ी थी हमने जिस दिन डंकी रूट पढ़ा था, दैट इज शेंगन कंट्रीज। विजिटर वीजा देते हैं, टोटल कितनी कंट्रीज है? 29 यूरोपियन कंट्रीज आती है उसमें। ठीक है। कतर भी पढ़ा था एक दिन। कतर का बॉर्डर किसके साथ लगता है? लैंड बॉर्डर सऊदी अरेबिया। और वाटर बॉडी कौन सी है साइड में? पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ उसी के अंदर पूरी की पूरी लोकेटेड है वो। और वहां पे नोमैड्स पड़े थे। नोमैड होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं। क्या नाम था उस ट्राइब का, उस नोमैडिक ग्रुप का? बेदुइन, बेदुइन ग्रुप्स, यस। ओके, एक करेक्शन कराई मैंने आपको एनसीटी से रिलेटेड, आर्टिकल 239AA, जिसके तहत लेजिस्लेचर बनाया गया था दिल्ली के लिए, और साथ में यूटी ऑफ दिल्ली की जगह एनसीटी वर्ड ऐड कर दिया था। ये अमेंडमेंट कौन सी थी? 69। याद रखना इसको, पीडीएफ में मैंने करवा दिया है अपडेट। ठीक है, आकांक्षा ने कर लिया था ये नोटिस, मैंने तो देखा ही नहीं था। ओके जी, नेक्स्ट। चलो, अब 1.4 मीटर जो टॉल बुद्धा जी मिले थे, लोकेशन बताइए। ओडिशा, रत्नागिरी, रत्नागिरी, यस। कौन सी फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म? तांत्रिक। 3 पढ़ते हैं ना मेजर, तो तांत्रिक वाली है वहां पे। कौन सी रॉक? कॉन्डेलाइट, ठीक है। वो कौन सी रॉक के फर्दर? मेटामॉर्फिक, गुड। रिवर्स कौन कौन सी थी? ब्राह्मणी, यस। नेक्स्ट, बिरूपा, बिरूपा, किमीरिया और बिरूपा। ठीक है, वहां पे एक डायमंड ट्रायंगल भी बनता है, यूआरएल से बोला था याद करने को, बताइए जगहों के नाम।
उदयगिरी, रत्नागिरी और ललितगिरी। ठीक है, तो ये डायमंड ट्रायंगल बनता है और 10 किलोमीटर के रेडिएशन फिर से रेडियस पे लाए करता है, जहां पे आपको बुद्धिस्ट के बहुत सारे रेमेनेंट तो नहीं बोलेंगे, पर ऐसे आर्टिफैक्ट्स वहां पे देखने को मिल जाते हैं हमें। हाँ जी, ऑनलाइन, ठीक है। और एक कॉपर प्लेट चार्टर भी मिला था, कौन सा राजा था? नहीं, पाला तो बंगाल में आ गए, महिपाल, महेंद्रपाल। बताओ। सोमवंशा किंग कर्णा। ठीक है, डायनेस्टी वो सोमवंशा और किंग थे कर्णा। उनकी एक कॉपर प्लेट भी थी जिसपे मेंशन कर रहा था कि उस टाइम पे तांत्रिक बुद्धिज्म काफी फ्लरिश कर रहा था। तो ठीक है, वो भी याद रखो। कौन से सेंचुरी से शुरू हुआ था और कब तक फ्लरिश किया था, कब बंद हुआ था? 5th से शुरू हो गया था, 13 पे एट पीक था, और जब भी कोई चीज पीक पे होती है फिर डाउनफॉल शुरू हो जाते हैं, और 16 तक ये ग्लोरीफाई हुआ था, उसके बाद नहीं किया था। ठीक है। अच्छा, रिसेंटली एक और थी, एक स्क्रिप्ट थी वहां पे, क्यूटीला स्क्रिप्ट जो मिली है, कौन सी लैंग्वेज में है वो? संस्कृत लैंग्वेज, वेरी इंपॉर्टेंट। सिद्धा मत्रिका भी उसे कहते हैं हम। पान मसाला गुटखा बैन हुआ है कौन सी स्टेट के अंदर? झारखंड, यस, झारखंड। कौन से सेक्शन के अंडर? सेक्शन ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, सेक्शन 30, क्लॉज 2, सब क्लॉज ए। ठीक है, ओके जी। उड़ान स्कीम ईयर 2016, 15 में बोल दिया था, 16 में शुरू हुआ, इवन 24 में अभी 9 ही साल पूरे हुए थे, और बोल दिया कि 10 साल और एक्सटेंड कर रहे हैं हम। तो इस साल अभी, अगले साल वैसे 10 साल होंगे, तो पिछली साल हमने बोल दिया कि और एक्सटेंड कर दिया है क्योंकि अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है जी, ये बताओ, सेंट्रली सेक्टर है या स्पॉन्सर्ड है? स्पॉन्सर्ड है, ठीक है। तुमको पता लग गया कि मैं कहाँ जैसे पहुंची हूँ, मैं चेंज करूंगी डायरेक्शन। अच्छा, सचिन बताएंगे अब। ब्रिक्स के अंदर रिसेंट वाली कंट्री कौन सी ऐड हुई है? रिसेंट वन जो 2025 जनवरी मंथ में हुई थी। ब्राजील तो पहले से ही है। ऑनलाइन किसी को पता हो? इंडोनेशिया, ठीक है, याद रखो इसको। लोकेशन तो आ गया क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर ने पूछ लिया लोकेशन का कि कहाँ पे था वेन्यू 2024 का। अब क्या बन सकता है कि 25 का कहाँ पे है? फर्स्ट थिंग सिटी के साथ याद रखना, बेलेम, ब्राजील के अंदर। कंट्रीज नहीं पूछी अभी किसी पेपर के अंदर कि कौन कौन सी ऐड हुई हैं, पिछले साल भी नहीं पूछी थी, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। कल एक और नमूना हमने पढ़ा था, HKU5 कोव 2, याद है कुछ? कोविड, सार्स कोविड-19 के। मुझे ये बताओ, उसमें हमने 2 शब्द पढ़े थे, एक तो एंजाइम पढ़ा था वायरस का, फ्यूरिन, यस, प्रोटीज एंजाइम था। कहां पे अटैक करेगा? ACE2, वेरी गुड। किसने बोला ये? नैन्सी, तन्वी, ठीक है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम वहां पे अटैक करेगा और क्लीवेज करके अंदर चला जाता है, ठीक है। दिनेश खारा कमेटी भी पड़ी थी, टोटल कितने मेंबर थे? 7 मेंबर। किसने बनाया था मैम? ये जो कमेटी थी इसको सेटअप किसने किया? IRDAI। क्या मेन पर्पस था, ऑब्जेक्टिव क्या था? एक तो वो तो सजेशन था, पर किस एक्ट के अंदर चेंजेस करवाए गए? इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1938। अब तो हो गया 100% वो, तो हमने कमेटी स्किप कर दी थी, हो गया ये पूरा। हाँ जी, 1938। हल्दिया इलाहाबाद नेशनल वाटर हाईवे 1 कौन सी रिवर के ऊपर है? एक गंगा है, हुगली है और भागीरथी, ठीक है। और धुबरी सादिया रिवर का नाम? ब्रह्मपुत्र, ठीक है, इसको भी याद रखना। क्यों पढ़ा था हमने नेशनल वाटर हाईवे के बारे में? क्योंकि एक इनलैंड वाटरवे कहां तक लेके गए हैं? वो तो पूछ लिया आपने, तो किया अभी आंसर, हुगली रिवर वाला। वो 1 है, वो नेशनल वाला है। कल जो पढ़ा था वो इनलैंड वाटर पढ़े थे, असम के जोगी घोपा, उस एरिया तक कनेक्टिविटी इंक्रीज करी है, बांग्लादेश और ऊपर की तरफ से भूटान, यस। ब्लू चिक्ड बी ईटर याद है कुछ? ब्रीडिंग सेंटर मिले तमिलनाडु, सॉरी अपने साउथ वाले एरिया में, पूरा तमिलनाडु के जो कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट है वहां पे। मुझे ये बताओ, उनकी नेस्टिंग हैबिट में क्या खास चीज थी? यस, एकांत में बनाते हैं अपने घोंसले वगैरह, ये पूछा जाता है, ये अनोनिमस से जो बिहेवियर होते हैं। ठीक है, एक नाइल रिवर भी पढ़ी थी हमने इसी टॉपिक के साथ,
नाइल रिवर 2 रिवर से मर्ज होके बनती है, कौन कौन सी? ब्लू एंड व्हाइट। व्हाइट कहां से ओरिजिनेट करती है? हो गया, बस दोनों होंगे ऑप्शन में, बताइए। पक्का? हाँ, लेक विक्टोरिया बॉर्डर्ड बाय KUT, केन्या, युगांडा एंड तंजानिया। यहां से निकल गई व्हाइट, किस कंट्री की तरफ जाएगी? सूडान। पहले सूडान, फिर वहां पे सूडान में एक और लेक, एक रिवर आएगी आपकी, दैट इज ब्लू नाइल। कहां से निकलेगी? लेक ताना। लेक ताना कहां पे है? इथोपिया। अब जाएगी वो भी सूडान की तरफ, और सूडान की कैपिटल खार्तूम। खार्तूम, खार्तूम में दोनों मिलेंगी, अब चलेगी नाइल रिवर, फिर जाएंगे वो इजिप्ट की तरफ। कौन से पोर्ट से निकलेंगी? कायरो पोर्ट, और फाइनली मेडिटेरियन सी के अंदर एंटर इन कर जाएंगे। ठीक है, 4 माइनर मिनरल्स को हमने मेजर मिनरल में शिफ्ट किया। कौन कौन से? क्वार्ट्स, मेका, बेराइट, फेल्सपर। ठीक है, पेग्मेटाइट रॉक कौन सी इन मेजर मिनरल में सोर्स रहेंगे? 3 मिनरल्स थी जो आपके पेग्मेटाइट से एसोसिएटेड थी। क्वार्ट्स, ठीक है। बेराइट किसके साथ था? लाइमस्टोन, सेडिमेंट्री। लाइमस्टोन एंड डोलोस्टोन दोनों ही सेडिमेंट्री हैं। पेग्मेटाइट कौन सी थी? इग्नियस। आर्टिकल 101, लास्ट क्वेश्चन, क्लॉज 4। यस, अगर, ठीक है, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 60 दिन के लिए बिना प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बताए बाहर रहेगा तो उसकी सीट वेकेंट डिक्लेयर कर दी जाएगी। ओके जी। प्रोरोगेशन का मतलब? टर्मिनेशन। जोर से बोल दिया करो नैन्सी, कभी कभी तो जागते हो आप पूरे। क्या था? टर्मिनेशन ऑफ सेशन। कौन डिक्लेयर करता है? प्रेसिडेंट। प्रोरोगेशन प्रेसिडेंट बोलता है डायरेक्टली कि वी आर टर्मिनेटिंग दिस सेशन। आर्टिकल 85 क्लॉज 2 सब क्लॉज है। एक ही तो आर्टिकल किया था ये वाला। हाँ, ये पता नहीं कौन सा बोल दिया, मुझे भी नहीं याद आ रहा। अब तो 163 चेक कर लो, मुझे नहीं याद आ रहा। चलो, एडजॉर्नमेंट क्या थी? अब क्या होगा? सस्पेंशन होएगी, पर कौन करेगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। टाइम स्पेसिफाइड होगा? यस। एडजर्नमेंट साइन डाई में टाइम स्पेसिफाई नहीं होगा, और एडजर्नमेंट में करा जाता है। चलो जी, दैट्स इट। ठीक है ऑनलाइन, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे